हेलो गाइस, वेलकम टू योर लेक्चर नंबर 8 ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है ना। अभी तक सब चीजें समझ गए बेटा आपको एकदम बढ़िया से? कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल नहीं? बिकॉज अभी तक तो मुझे कोई मैसेज मिला नहीं। जब भी आप लेक्चर देखोगे, अगर आपको कुछ क्वेरीज है बेटा तो डेफिनेटली मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मैसेज कर देना। आई विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज, है ना। जितने भी जल्दी एट द अर्लीस्ट पॉसिबल मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। कोई टेंशन का बात नहीं है, एकदम बढ़िया से 100% कॉन्फिडेंस के साथ सब चीजें क्लियर आउट करनी है, ठीक है। अगर आप क्वेरीज को एक्यूमुलेट करते रहोगे, क्यूमुलेटिव बेसिस पे आप बोलोगे सर आज नहीं, लेट से 2 लेक्चर बाद कुछ पूछेंगे, तो ऐसा मत करो प्लीज। जैसे जैसे देख रहे हो, यू हैव टू बी 100% श्योर जो भी चीजें हो रही है, जो भी डिस्कशन हो रहा है। अनलेस एंड अनटिल मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूं कि ये मैं अभी सिर्फ शॉर्ट लेवल पे डिस्कस कर रहा हूं, ये मैं बाद में डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो उतने चीज पे अगर आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो तो डोंट वरी अबाउट इट, वो मैं बाद में कवर करवाऊंगा जब आप 100% रहोगे, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बाकी चीजें हैं, यू हैव टू बी 100% कॉन्फिडेंट एट दैट लेवल, ठीक है। अगर उसमें कुछ क्वेरीज है तो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो। परफेक्ट गाइस, चलो आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। ये इंपॉर्टेंट सेशन आपको देगा अराउंड 5 मार्क्स मिनिमम 5 से 8 मार्क आपके एग्जामिनेशन में इसके थ्रू आपको मिल जाएंगे। 5 मार्क तो मिलेंगे ही, या आप मतलब टेंशन ही मतलब इसका 100% श्योर। क्यों बेटा? बिकॉज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मेरे साथ बोलोगे क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो इतना इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली यस। बिकॉज आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ बढ़िया से मेथड्स कि इक्विटी शेयर्स को कैसे वैल्यू करेंगे, उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आएगा, क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना रहता है, इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना रहता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स है, मैं आपको एक ओवरऑल बस एक चार्ट बना के दे रहा हूं एंड देन हम एक एक मेथड के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या, अभी आपको पता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब सर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है सप्लायर ऑफ फंड्स का, तो वैसे ही सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलेंगे तो स्पेसिफिक कॉस्ट हो गया है ना, मतलब किसका? इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट हो गया, स्पेसिफिक कॉस्ट हो गया, ठीक है। अभी जब मैं स्पेसिफिक कॉस्ट बोला तो मतलब सर ये कॉस्ट क्या है? ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, किसका बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात करूं, मैं हूं एसके सीए सागर का सेट, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, एसके इन्वेस्ट कर रहा है, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं इन्फोसिस में। तो इन्फोसिस में इन्वेस्ट करते समय मैं सभी बातें पढ़ूंगा इन्फोसिस की, 2 चीजों का एनालिसिस करता हूं मैं एज एन इन्वेस्टर। मैं आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड दे रहा हूं कि हम कैसे एनालाइज करते हैं इन्फोसिस को, ठीक है। ये बात कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डायरेक्ट रिलेशन मत लगाना, मैं आपको एक बैकग्राउंड बना के दे रहा हूं। इन्फोसिस का मैं सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं, कैसे मैं कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लूंगा। तो सबसे पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा कंपनी का, एंड सेकंड एक रहता है टेक्निकल एनालिसिस। क्या बोला मैंने? टेक्निकल एनालिसिस। अगर किसी ने शेयर मार्केट के लेक्चर्स या यूट्यूब वीडियोस देखे रहेंगे बेसिक वाले, तो उनको ये चीज पता होगी कि फंडामेंटल एनालिसिस करना मतलब क्या, कंपनीज का ऑपरेशनल लेवल, फाइनेंशियल लेवल पूरा स्टडी करना डिटेल में, कि भैया लॉन्ग टर्म में कंपनी का क्या फ्यूचर हो सकता है, इसको स्टडी करना। टेक्निकल एनालिसिस मतलब पास्ट जो ट्रेंड था, क्या पास्ट जो हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री से रिपीट होगा। देखो आपने एक डायलॉग सुना होगा, हिस्ट्री अपने आप में एक रिपीट होते जाता है, ठीक है ना। एंड वही लॉजिक के बेस पे क्या, कि हिस्ट्री कैसे ट्रेंड दिखा रहा है भाई, उस ट्रेंड के हिस्ट्री के बेसिस पे क्या आगे ट्रेंड हो सकता है, वो आइडेंटिफाई करना, दैट इज व्हाट technical analysis. Lot of tools are available, lot of techniques are there with respect to technical analysis, lot of things are there in fundamental analysis. सर टेक्निकल एनालिसिस कौन यूज करता है? मैं जस्ट आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसका अभी इतना ज्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट मैं इसके ऊपर आऊंगा, इससे मैं आगे बढ़ूंगा। टेक्निकल एनालिसिस वो लोग करते हैं जिनको आज परचेस करना है, शेयर इन्वेस्ट करना है, बट बेसिकली इन्वेस्टमेंट बोलूंगा इन्हें मैं, जिसको ट्रेडिंग करना है। क्या बोले? जिसको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग मतलब आज परचेस किया कल सेल किया, या कुछ शॉर्ट टर्म में सेल कर दिया, 1 महीने में सेल किया, 1.5 महीने में सेल कर दिया। सो टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज कि अभी ये सही स्टॉक चल रहा है क्या, इसका ट्रेंड क्या होगा, और कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो करेंगे, दैट इज व्हाट टेक्निकल एनालिसिस। बट सिंपल सी बात है सर, वो कंपनी फिर बुरा हो अच्छा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी का मार्केट सेंटीमेंट उठाओ एंड टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे पैसा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा देख लो अभी के इसमें शॉर्ट टर्म में कितना पैसा मिल सकता है। बट भैया जब कंपनी का मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं तो आई एम लुकिंग फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट कंपनी, कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का पोजीशन क्या रहेगा। अगर मैं 10 साल 5 साल 2 साल 3 साल मोर देन 1 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात कर रहा हूं, मोर देन 12 मंथ्स, तो मुझे मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्शन क्या रहेगा, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट का टर्म कितना रहेगा, मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म का गोल रहेगा ना भाई, इन्फोसिस में आज इन्वेस्ट किया तो मैं 1 साल के अंदर तो उसको सेल नहीं करूंगा,
क्यों? बिकॉज मुझे पता है इन्फोसिस का 3 साल बाद का क्या ग्रोथ हो सकता है। तो अभी जब मैं इन्फोसिस का ग्रोथ एनालाइज करूंगा तो मुझे मार्केट का भी ग्रोथ देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली यस और नॉट? यस सर। क्यों? बिकॉज इन्फोसिस तो तभी ग्रो होगा जब मार्केट भी ग्रो हो रहा है, इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। आईटी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग मुझे चीजें देखनी पड़ेंगी, एनालिसिस करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। आईटी इंडस्ट्री तो ठीक है सर, जो पूरा इकोनॉमी है, इकोनॉमी क्या बोला मैंने? इकोनॉमी मतलब इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। क्यों यूएस इकोनॉमी क्यों बात कर दी सर इधर? बिकॉज आईटी इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल लिया तो आईटी इंडस्ट्री का मेजर कस्टमर बेस यूएस के थ्रू आता है। मेजर कस्टमर बेस कोई भी कंपनी का देख लो, आईटी इंडस्ट्री में जो मेजर है उनके मेजर कस्टमर्स है यूएस के। अगर यूएस के मेजर कस्टमर्स है तो बेसिकली यूएस इकोनॉमी आल्सो इंपैक्ट्स अ लॉट टू आईटी इंडस्ट्री। तो यूएस का इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी देखो, गवर्नमेंट के पॉलिसीज देखो, फिर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग देखो ग्रोथ कैसे हो रहा है, इंडस्ट्री में डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, लॉट ऑफ थिंग्स। एंड उसके साथ देखो भैया आगे क्या होने वाला है एंड वो कंपनी का कितना कैपेबिलिटी है। तो फिर कंपनी के मैनेजमेंट देखो कितने होशियार है, कितने अच्छे से एक्सपीरियंस्ड है, कैसे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। उनका फाइनेंशियल्स देखो कि लास्ट 5 साल में कैसे उन्होंने ग्रो करा है प्रॉफिट्स को, कैसे रेवेन्यू ग्रो हुआ है, कैसे कॉस्ट का कटिंग क्यों हुआ है, कैसे अप्रोप्रिएट डिसीजंस लिए हैं, कैसे सब पोजीशन दिख रहा है। So all that study का analysis to anticipate the future of that company and based upon that investment करना। तो जब मैं फंडामेंटल एनालिसिस बोला तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूंगा, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखूंगा। ये मैं यूज करूंगा मेजरली फॉर ट्रेडिंग। तो ये मेरा हो गया लॉन्ग टर्म। सर ये सब बातें क्यों हो रही है? मैं बस आपको एक और ज्ञान दे रहा हूं, आपको मार्केट का ज्ञान दे रहा हूं भैया, प्लीज अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस सिर्फ पढ़ोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला पढ़ोगे, डजेंट मैटर ना। आपको तो ये कहाँ पे यूज करना है उसके रिगार्डिंग बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अभी जब मैं ये सब कर रहा हूँ बेटा फंडामेंटल एनालिसिस, अभी मैं आऊंगा अपने टॉपिक की तरफ धीरे धीरे। अभी जब मैं बोलूँ बेटा मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे ये भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि सर ये फंडामेंटल एनालिसिस में मैं कौन सा इसका शेयर प्राइस, इसका वैल्यू क्या रहेगा कंपनी का। क्या बोला मैं? कंपनी का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, अभी मैं बोलूँ मैं इन्फोसिस का वैल्यू निकालना चाहता हूँ। इन्फोसिस का आज का शेयर प्राइस लेट से मैंने बोला कुछ 1300 रुपये है, अप्रोक्सीमेटली 1300 बोल रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। ठीक है, बस ये सब चीज़ें काल्पनिक है, सब एग्जाम्पल के लिए है। हाँ, इसका शेयर मार्केट में जाके अभी रेट मत चेक करना, आपको कुछ अलग ही मिलेगा। अगर मैं बोलूँ बेटा इन्फोसिस का लेट से 1300 रुपये का है रेट, सर ये 1300 एक्चुअली वर्थ है क्या? मैं एक शेयर के लिए 1300 पे करना चाहिए क्या? कि इसका एक्चुअल वर्थ तो 1000 रुपए है या इसका एक्चुअल वर्थ 2000 है? देख लो यार क्या है, कैसे पता लगेगा अपने को कि सर ये 1000 है या 2000 है? क्या पता लगना है कि सर ये 1300 रुपए एक्चुअल वर्थ है क्या? मैं 1300 पे परचेस करूंगा क्या? चलना है, करना चाहिए क्या? इसका एक्चुअल वर्थ कितना है? ये एक्चुअल वर्थ जो निकालना है, दिस वर्थ इज नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको नाम देते हैं हम इंट्रिंसिक वैल्यू। प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात कर रहा हूँ, 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बेटा मुझे यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा जिंदगी का। ठीक है, किसी का फोन आ रहा है तो उनको बोलो चुप बैठो 2 मिनट के लिए, फोन वगैरह एकदम साइलेंट पे। आज के सेशन में तो कुछ नहीं चलेगा अपने, है ना। जब भी देख रहे हो सेशन एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन का, बुद्धि दिमाग में कुछ और चीजें नहीं होनी चाहिए। चलो, इंट्रिंसिक वैल्यू बोला बेटा मैंने। क्या बोला? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? वर्थ। अभी ये एक्चुअल में वर्थ है क्या 1300 रुपये, ये डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो ये डिटरमाइन करने के लिए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू है कितना। सर क्या बोला बेटा मैंने? ये है क्या नहीं, ये तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसका एक्चुअल में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है ये निकालो ना भैया। अभी ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू यूज अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर विद दिस? फॉर दिस इंट्रिंसिक वैल्यू वी हैव टू यूज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आर यू गाइज देयर विथ मी? इसको अपने को निकालना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे। अभी मैं बोलूँ भैया इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, वो लॉट ऑफ मेथड्स रहते हैं, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा जब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया फिर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू इक्विटी। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलूँ तो इसको इंडिकेट करूंगा के ई के साथ। जब डेट बोलता हूँ के डी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला बेटा मैंने के ई। प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिनोशंस, ये डिनोटेशंस आपके एकदम दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। अभी मुझे लॉजिकली बताना, अगर मैं बोलूँ भैया कोई भी कंपनी का इक्विटी का कॉस्ट कितना होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होना चाहिए? सर
जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करते कंपनी से, प्लीज अंडरस्टैंड, एकदम लॉजिकली फॉर्मूला बिठाएंगे हम दिमाग में अभी। इन्वेस्टर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मिलेगा उनको रिटर्न? आपका आंसर रहेगा सर डिविडेंड, एब्सोल्युटली यस। बट ये मैंडेटरी है क्या? नॉट एट ऑल, बट इन्वेस्टर तो एक्सपेक्ट करेंगे ना, वही तो बात कर रहा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो वही है जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है, बराबर है। अभी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करेगा भाई हमें कितना डिविडेंड चाहिए, एटलीस्ट अपने पास हर साल कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, दैट इज व्हाट इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन। और जब मैं ये डिविडेंड बोलूँ तो ये डिविडेंड का उसके लिए रिटर्न कितना बनेगा? अगर मैं बोलूँ सर इन्फोसिस का 1300 रुपये का वैल्यू है शेयर प्राइस का, ठीक है, अभी उसको हर साल डिविडेंड मिल रहा है, लेट से 130 रुपये का उसने कुछ एक्सपेक्ट किया, क्या बोला कि सर 130 रुपये का डिविडेंड अप्रोक्सीमेटली मुझे मिलेगा, क्या 130 रुपये का मिलेगा। ये कैसे निकाला सर 130, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं 130 बोला तो उस इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए रिटर्न कितना हुआ, उसके लिए इनकम कितना हुआ? सर सिंपल सी बात है, 130 मिला, कितना इन्वेस्ट करके? 1300 इन्वेस्ट करके, तो इंटू 100 कर दो, 10% का रिटर्न मिला। ये क्या हुआ बेटा? वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सर 130 मिलना चाहिए, जब मैं 1300 रुपये लगाऊं तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। दिस 10% इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सही है। यही तो उसने एक्सपेक्ट किया कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है भाई एटलीस्ट 130 मिलना चाहिए मुझे 1300 रुपये पे, क्या बोला? 1300 रुपये पे एटलीस्ट 130 मिलना चाहिए। सर ये 130 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये तो डिपेंड करेगा ना, ये तो डिपेंड करेगा। जब कंपनी का प्रॉफिट होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, तो उस बेसिस पे डिपेंड करेगा। अभी जब इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे बताना, जब इन्वेस्टर आज इन्वेस्ट कर रहा है मतलब 0th ईयर, सही है ना, 0th ईयर बोलते हैं ना, एक साल बाद का पोजीशन देखूं मैं, तो जब मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके यहाँ पे खड़ा है और देख रहा है भाई ये इतना मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 130 मिलेगा, तो 130 मिलने का एक्सपेक्टेशन कब का लगा रहा हूं मैं? दोस्तों प्लीज बताना मुझे, 130 मिलने का एक्सपेक्टेशन आज का लगा रहा हूं या एक साल बाद का लगा रहा हूं मैं? सर आप तो फ्यूचर का लगाओगे ना, बिकॉज डिविडेंड तो एनुअली आएगा और इंटरिम आएगा। अगर मैं एनुअल की बात करूं तो आइडियली तो मुझे 130 रुपए का तो एक्सपेक्टेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूं, मतलब मैं कब कर रहा हूं सर? एक साल बाद का पोजीशन देख रहा हूं। अगर मैं ये 130 रुपए एक साल बाद देख रहा हूं तो मैं बोलूं क्या कि डिविडेंड ये अभी का नहीं है, डिविडेंड 0th ईयर का नहीं है, ये तो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है। परफेक्ट है ना बेटा, क्लियर विद दिस? ये तो डिविडेंड फर्स्ट ईयर का है, बिकॉज जब यहाँ पे डिक्लेयर होगा डिविडेंड तो वो इस ईयर के लिए होगा। परफेक्ट ना? डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है इसके लिए आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। भैया डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, एक मिनट के लिए रुक जाओ बस, मैं बहुत अच्छी बातें करने वाला हूँ। आ जाओ मेरे साथ, देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 1920, 1 अप्रैल 1 अप्रैल 19, 31 मार्च 20। आज का सेशन इतना जबरदस्त होने वाला है, आपको ये वाला देख लेना बहुत अच्छे से। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अभी 31 मार्च 2020, ये फाइनेंशियल ईयर का एजीएम कब होगा बेटा? सब विद इन 180 डेज होगा। सो लेट से मैंने बोल दिया इसका एजीएम कुछ 15 सितंबर को हुआ है एक्चुअल में, तो 15 सितंबर को सर 15 सितंबर को होगा, तो चलो ठीक है ना, 15 सितंबर को जो हो रहा है इसमें डिसीजन लेंगे, किसका? डिविडेंड डिसीजन, कि डिविडेंड कितना पे करना है, ये तो अभी डिसाइड करेंगे ना ईजीएम में। क्लियर विद दिस? सर ये जो डिविडेंड डिसीजन होगा, ये डिविडेंड किस ईयर का है बेटा? ये डिविडेंड है आपका इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। कौन से फाइनेंशियल ईयर का? 1920 का। ये इस साल का डिविडेंड अभी इधर डिक्लेयर कर रहे हैं भाई, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तभी तो मिलेगा ना, यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे फिर इसके बाद डिसबर्स होगा। बट ये किस साल के लिए रहेगा? इस साल के लिए रहेगा, ठीक है। अभी मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा भैया, अगर मैं बोल रहा हूं कि आज मैं इधर खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं भाई मुझे जो भी डिविडेंड मिलेगा, मैं क्या बोल रहा हूं, आज मैं इधर खड़ा हूं, इस साल के लिए जो मुझे डिविडेंड मिलने वाला है वो एक साल बाद डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो मेरा जो एस्टिमेशन है डिविडेंड का, दैट इज व्हाट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। तो मैं जब यहाँ पे बोलूंगा कि फर्स्ट ईयर का डिविडेंड है तो मैं इसके लिए डिनोटेशन एक यूज करूंगा। अब ये डिनोटेशन के लिए आपने क्या बोलना है भैया, ये एक साल का डिविडेंड है, क्या एक साल बाद का डिविडेंड है, मतलब D1 है, D1 है। मैं अगर आज का डिविडेंड बोलूं तो ये कितना बनेगा? D0। अगर मैं बोलूं एक साल बाद का एक्सपेक्ट कर रहा हूं सर तो D1 है। अगर मैं बोलूं सर 2 साल बाद का एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो D2 है, ठीक है। ऐसे ही जब तक आपको बोर नहीं होता तब तक करते रहना है, ठीक है ठीक है, आपकी अगर इच्छा है तो D2 हुआ, देन थर्ड ईयर रहेगा तो D3, फोर्थ ईयर रहेगा तो D4, ठीक है।
मेरे लिए रिलेवेंट क्या है आज के दिन, मेरे लिए रिलेवेंट क्या है आज के दिन, अगर मैं 0th ईयर के निकाल रहा हूं वैल्यू तो मेरे लिए तो रिलेवेंट D1 है ना भैया, D1 है, डिवाइडेड बाय क्या बेटा, आज कितना करंट मार्केट प्राइस है, आज मैं जब परचेस करूंगा तो इस 0th ईयर का करंट मार्केट प्राइस कितना है, प्राइस तो आज का मुझे वैल्यू है ना, बिकॉज आज मैं पैसा लगाने वाला हूं, और आज जो 1300 रुपए लगाऊंगा इसके रिगार्डिंग मुझे 130 रुपए एक्सपेक्टेड है कि एक साल बाद मिलेंगे, तो जो एक साल बाद मिलेंगे उसको D1 बोल दिया, एंड डिवाइडेड बाय आज जितना पैसा लगा रहा हूं ये मेरा प्राइस हुआ, करंट मार्केट प्राइस, इसको मैं इंडिकेट करूंगा लेट से P से, बट आज का अगर मैं बोलूं तो मैं इसको भी नहीं कर सकता हूं, जैसे 0-1 किया तो आज का प्राइस P0, परफेक्ट गाइस, क्लियर विद दिस, तो आज का प्राइस मतलब 0th ईयर का प्राइस, 0th ईयर का प्राइस मतलब P0, तो इसको मैंने डिवाइडेड बाय किया P0 इनटू क्या बेटा 100, ये हुआ आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, परफेक्ट, क्लियर विद दिस। सर आपको झोल कर रहे हो, कैसे झोल कर रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वो झोल क्या हो रहा है। सर ये तो आपने एज्यूम कर लिया ना कुछ चीजें, क्या एजम्पशन किए, अभी भी दिमाग में नहीं आया होगा एजम्पशंस, अगर आया होगा तो बहुत बड़ी बात है, देख लेना वो सही है क्या नहीं। मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने बोला कि सर ये 130 रुपए होगा, ये कैसे आया, सबसे पहले तो ये बताओ ना, मैं 130 कैसे आया, ये 130 कैसे आया बेटा, जब मैं एक्सपेक्ट करूंगा 130 तो कुछ ना कुछ तो बेसिस रहेगा, सर एब्सोल्युटली बेसिस रहेगा, विदाउट बेसिस तो कुछ चीजें होती नहीं है। तो अभी अगर मैं बोलूं कि 130 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं देखूंगा सर ये जो लास्ट ईयर था, मैं बोला इधर से लेट से ईयर स्टार्ट हो रहा है बेटा, अभी मैं क्या बोला, इधर से लेट से ईयर स्टार्ट हो रहा है, ये अपना करंट ईयर, यहाँ पे हम 0 पे बैठे हैं, ये अपना 0 है इधर का, एक मिनट रुको, थोड़ा प्रॉपर डिजाइनिंग होने तो मतलब दिखने को अच्छा रहेगा आपको ठीक है, ये अपना है 0th ईयर, क्या बोला बेटा मैंने, 0th ईयर, ये अपना जो है इधर का ये पास्ट है, हिस्ट्री, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो -1 बोल सकता हूँ, मतलब एक साल पहले का टाइम है ना ये, तो अगर मैं ईयर वाइज ले लूँ तो ये मेरा लेट से मैं बोलूँ अप्रैल 19 मार्च 20, कुछ भी मैं फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूँ, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बोलूँगा अप्रैल 18, परफेक्ट, क्लियर विद दिस, 1 अप्रैल 31 मार्च, ठीक है ना, 31 मार्च, और ये 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ले लिया। अभी अगर मैं बेटा सिंपल सी बात करूं, अभी ये आपका 1 अप्रैल ही रहेगा क्या, नो, ये तो मैं एग्जांपल के लिए लिया, आज का आपने डेट लेना है, लेट से मैं बोलूं, आज का अगर डेट लोगे आप अप्रोक्सीमेटली, मैं लेट से बोलूं कुछ 22 सितंबर बोलूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सितंबर, ये लेता हूं मैं 2020 का, ये लेता हूं 2021 का, ठीक है, ये लेता हूं 22 सितंबर, ये सब जगह मुझे 21 साल 21 साल का डिफरेंस लेना पड़ेगा ना, 22 सितंबर अप्रोक्सीमेटली क्या 2019, ठीक है, अब ये 22 बोला तो इधर क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, बट वो छोड़ दो, तो इधर 23 बोल देता हूँ मैं, फिर इतना ही छोटी छोटी चीजें देखने लगोगे तो फिर कुछ नहीं होगा ठीक है, 23 दिसंबर, ठीक है, बट क्लैरिटी समझ गए आपको। अभी मैं बोलूं भैया ये जो आ रहा है मेरा इधर 23 सितंबर, देन आज का मेरा 22 सितंबर, देन 21 सितंबर, ये सब चीजें ठीक है सर, आज के दिन में बैठ के देख रहा हूँ, एक साल बाद में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 130 रुपए, आज इसका वैल्यू है 1300 रुपए, ये 130 कहाँ से आया, क्वेश्चन फिर तो वही है ना, क्वेश्चन ऐसा है 130 कहाँ से आया, सिंपल सी बात है, जब सर आज मेरा कोई ईजीएम हुआ, आज मेरा इधर ईजीएम हुआ, ये ईजीएम मेरा किसके रिगार्डिंग हुआ बेटा, इस फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग, क्लियर विद दिस, ये जो ईजीएम हुआ ये तो मेरा इस फाइनेंशियल ईयर के रिगार्डिंग हुआ ना, पिछले साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का, सॉरी, ये जो ईजीएम हुआ यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर था मेरा 18-19 का, FY 18-19, इसके रिगार्डिंग ईजीएम हुआ ना ढोकलो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, और इधर बाद 19-20 जो हुआ ये 19-20 इधर का ईजीएम लेट से में इधर हो रहा है, क्लियर विद दिस, इसका ईजीएम इधर हुआ, अगर मैं बोलूं भैया ये सब चीजें हो रही है तो इन दैट केस मैं क्या बोलूंगा, आज जो ईजीएम में डिक्लेयर हुआ डिविडेंड वो मेरा FY 18-19 के लिए था, इधर जो डिक्लेयर होगा वो FY 19-20 के लिए था। अभी आज को तो मुझे पता है पिछले साल का कितना डिक्लेयर हुआ, मैंने एज्यूम किया सर पिछले साल का डिक्लेयर हुआ 100 रुपए का, क्या बोला मैंने, 100 रुपए का डिक्लेयर हुआ सर डिविडेंड, एक्चुअल डिविडेंड नहीं है अभी, क्या बेटा
एक्चुअल डिविडेंड है सर, एक्चुअल डिविडेंड एज ऑन दिस डेट, मतलब सर इसको क्या बोलेंगे, D0। तो एक्चुअल डिविडेंड कितना हुआ, D0 अपना 100 रुपए, ठीक है। मैं बोला सर 130, कैसे, तो 100 रुपए पे मैं बोला सर कंपनी का डिविडेंड ग्रो होगा एट द रेट ऑफ 30%। अगर इस साल मुझे 100 मिल रहा है तो 30% से सर एवरी ईयर ग्रो होते जाएगा। बहुत ज्यादा परसेंटेज ले लिया मैंने, 30%, 30%, 30%। मैं बोला ठीक है सर, अगर ये ग्रोथ रेट, क्या बोला मैंने, ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा फिर से कि सर 30% कहां से आया। तो सिंपल सी बात है, क्या करो, अपन ट्रेंड देख लो पहले। तो ट्रेंड देखो सर, हर साल कितना ग्रो होता है, अप्रोक्सीमेट ट्रेंड पता लगेगा, एवरेज मेथड ले सकते हो, क्लियर विद दिस। अदरवाइज सेकंड थिंग आप बहुत इंपॉर्टेंट कर सकते हो, एक्चुअल में देखो सर कितना होता है कंपनी का। एक मैं आपको बताऊंगा, एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं सर कंपनी कितना पैसा कमा रहा है। अभी डिविडेंड कहां से मिलता है आपको, मैं बहुत धागा से धागा जोड़ते जाऊंगा, जो भी बोल रहा हूं एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुन लेना। मैं बोला भैया अपन ने कमाया आज, अर्निंग मेरा नेट प्रॉफिट हुआ, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, क्या बोला मैंने, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, डायरेक्ट सब प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह सब मिला के बाद मैं बोला ये हो रहा है 10 करोड़, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है मेरे, क्या बेटा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, लेट से मैं बोला 1 करोड़, तो ये डिवाइडेड करूंगा, इसको क्या बोलेंगे, अर्निंग्स पर शेयर, इसको बोलते हैं अर्निंग्स पर शेयर, कि सर हर शेयर के पीछे मुझे कितना मिला। 1 करोड़ शेयर्स के पीछे मेरा 10 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्निंग्स है, ठीक है। अभी मैं पूरा 10 करोड़ एज अ डिविडेंड दूंगा क्या, नॉट एट ऑल, नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूट करूं डिविडेंड के लिए, इसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, कुछ मेरा रिटेन अर्निंग जाएगा, तो कुछ जो पोर्शन डिविडेंड जाएगा उसको क्या बोले थे हम, पे आउट रेशियो, याद है आपको, पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो बात कर ली थी हमने इसके पहले वाले सेशंस में। तो डिविडेंड आएगा ना, उसके बाद कुछ आएगा जो अपना रिटेन्ड अर्निंग्स, परफेक्ट है ना, एकदम सही है सर। मैंने बोला सर डिविडेंड लेट से मैंने कुछ पे किया 60% और 40% मैंने रिटेन किया, क्या बोला मैंने, 40% रिटेन किया, 60% पे किया, तो 10 करोड़ का 60% पे किया, मतलब 6 करोड़ का पे किया, एंड इधर 4 करोड़ का रिटेन किया, क्लियर विद दिस। अभी मैं बोलूं अर्निंग पर शेयर निकाल लो पहले तो, कि 10 करोड़ का सर टोटल अर्निंग का रुपीज, उसमें 1 करोड़ शेयर्स के लिए, तो हर शेयर के लिए कितना आएगा, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ अपना ₹10, ₹10 इज व्हाट योर EPS, दिस 10 रुपीज इज पर शेयर, परफेक्ट, इसको बोलेंगे शॉर्ट में EPS, परफेक्ट। EPS आया 10 रुपए का, अगर मैं निकालू डिविडेंड मैंने 6 रुपए दिया, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ सर, सिंपल सी बात है, टोटल 1 करोड़ शेयर्स के लिए 6 करोड़ का डिविडेंड दिया, 6 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 करोड़ ₹6, तो यही हुआ ना इसका 60%, इसी का 40% इज यूर रिटेन अर्निंग्स, क्लियर विद दिस। इसको 40% को क्या बोले, रिटेंशन रेशियो, क्या बोले, रिटेंशन रेशियो, एंड इसको 60% को क्या बोले, दिस इज पे आउट रेशियो, पे आउट ना, इतना पे कर रहे किसको, शेयर होल्डर्स को, पे आउट रेशियो। अभी मैं अगर बोलता हूं भैया अपना कंपनी का ग्रोथ, अगर मैं बोला कि पहला मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था रिटेन अर्निंग्स का, ये रिटेन अर्निंग्स की बात कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। ओपनिंग बैलेंस था 100 करोड़, ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हुआ रिटेन अर्निंग्स में, कितना एडिशन होगा, 4 करोड़ का, ठीक है, 4 करोड़ ना, इतना एडिशन होगा, टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना बना, 104 करोड़, क्लोजिंग बैलेंस हुआ मेरा 104 करोड़, दोनों का एडिशन, परफेक्ट। लास्ट ईयर 100 करोड़ रिटेन अर्निंग्स था, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट ऐड कराने के बाद 100 करोड़, तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने ये 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए मेरे बिजनेस में, क्लियर विद दिस। अरे गाइज बराबर है क्या, इस साल जो मैंने 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, पूरा जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल है, इसके ऊपर मेरा रहेगा प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करूंगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया मैंने, पैट में से जब प्रेफरेंस डिविडेंड लेस किया, तभी तो मेरा ये चीज आई ना, आर यू गाइज देयर विथ मी, तभी तो मेरा ये बना इतना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर,
कॉस्ट कल का लास्ट सेशन का याद कर लेना। अगर मैं बोलूं सर ये जब मैं 100 करोड़ रुपए लगाए तब मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मैं 10 करोड़ रुपए जनरेट कर सका, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा रिटर्न कितना बनता है अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन माई इन्वेस्टमेंट। 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया रिटेन अर्निंग्स का, प्लस मेरा क्या बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 करोड़ का रहेगा क्या? नो, ये तो मेरा रिटेन अर्निंग्स है जो मैं फ्लो बैक कर रहा हूँ प्रॉफिट्स, उसका ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। पूरा बैलेंस शीट का टोटल इतना थोड़ी ना है, बैलेंस शीट का तो टोटल में तो मेरा नेटवर्थ में शेयर कैपिटल भी आएगा। अगर मैं शेयर कैपिटल बोलूँ कुछ 500 करोड़ का है, ठीक है, 500 करोड़ का शेयर कैपिटल नहीं बोल सकता, इक्विटी शेयर्स अगर 1 करोड़ है और 10 रुपए का फेस वैल्यू बोलूं, और हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट वो तो अपना रिजर्व में ले लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं बोलूं भैया इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ इंटू 10 रुपए मतलब 10 करोड़ का है, और रिटेन अर्निंग है 100 करोड़ का, मतलब मेरा टोटल नेटवर्थ कितना बना कंपनी का, प्लीज अंडरस्टैंड कर लो, बहुत डिटेल में जा रहे हैं हम। नेटवर्थ बना 110 करोड़ का, ठीक है। अभी ये जो 110 करोड़ का नेटवर्थ बनाना बेटा आपका, ये 110 करोड़ के ऊपर, ये 110 करोड़ के ऊपर आपने कितना पैसा कमाया इक्विटी शेयर होल्डर के लिए? 10 करोड़ कमाए, तो अप्रोक्सीमेटली आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? ये मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 110 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली 9.09% सर हमने पैसा कमाया, ठीक है। मतलब जितना पैसा अपने पास होता है, जितना पैसा हमारे पास होता है उसका 9.09% हम रिटर्न जनरेट करा के देते हैं। क्या बोला? अप्रोक्सीमेटली सर हर साल जितना पैसा हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल होता है उसका 9.09% हम क्या कराते हैं? रिटर्न जनरेट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, विच इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर मैं बोलूं भैया कि इस साल अभी अगले साल जो मेरा पैसा रहेगा अवेलेबल वो रहेगा 104 करोड़ प्लस 10 करोड़। क्या बोला मैंने? 104 करोड़ प्लस 10 करोड़, सही है। पिछले साल तो मेरे पास सिर्फ 110 करोड़ अवेलेबल थे, 100 करोड़ मतलब ये जो साल बोला मैंने, ये साल जो बोला ओपनिंग बैलेंस 100 करोड़ वाला, और ड्यूरिंग द ईयर जो 4 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट हो उसमें से मैं अगले साल के लिए 4 करोड़ लेके जा रहा हूं। तो ये साल में तो मैंने 100 करोड़ प्लस 10 करोड़ पे पैसा कमाया, 110 करोड़ पे 10 करोड़, ठीक है। अभी मैं बोलूं भैया ये साल का 4 करोड़ जो आया प्रॉफिट, जो मैं अगले साल अगेन इन्वेस्ट कर रहा हूं बिजनेस में, तो मेरे लिए हाथ में कितना बचा? 104 करोड़ का प्रॉफिट बचा, 104 करोड़ का रिटेन अर्निंग्स है अवेलेबल टू इन्वेस्टमेंट, प्लस ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 करोड़ का। अगर मैं बोलूं मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल कितना है नेक्स्ट ईयर के लिए, 104 प्लस 10 मतलब 114 करोड़। ऑन एन एवरेज सर जितना पैसा लगाता हूं उसका 9.09% का मेरा क्या बनता है? रिटर्न बनता है। क्या बनता है? रिटर्न बनता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी को बोलेंगे रिटर्न ऑन नेट वर्थ। अभी इन्वेस्टमेंट मैंने क्या लिया? नेट वर्थ लिया। अगर मैं बोलूं 114 करोड़ पे भी मुझे 9.09% का रिटर्न मिलेगा, तो इंटू 114 करोड़ कर लेना, कितना हुआ? 10.36 करोड़, ठीक है। तो इंटू 1.0909, ठीक है। अगर मैं इसी चीज करूं तो इस पे मुझे कितना मिलता है भैया? 0.09, ठीक है। तो मुझे 10.36 करोड़। अभी मुझे बोलना लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 10 करोड़। अगले साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है? नेक्स्ट ईयर एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है? ये एस्टिमेटेड है ना भैया, ये तो एज्यूम कर रहा हूं बेस्ड अपॉन 9.09% अगर मैं रिटर्न कमा सकता हूं मेरे इन्वेस्टमेंट से, तो मैं कितना कमा सकता हूं? 10.36 करोड़ रुपए। तो मतलब मैं इस साल के हिसाब से ज्यादा पैसे कमा रहा हूं। ये क्या हुआ मेरा? ग्रोथ इन प्रॉफिट, ग्रोथ इन अर्निंग्स ना, सॉरी, ग्रोथ इन अर्निंग्स। क्लियर विद दिस? सर इसका रेट कितना है ग्रोथ का? कैसे निकालोगे? इसका रेट कितना है ग्रोथ का? 10.36 माइनस 10.36 ज्यादा हुआ, डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 3.64%। 3.64% is what my growth, 3.64% is what my growth। यही तो मेरा हुआ ग्रोथ रेट। क्लियर विद दिस? यही तो हुआ मेरा ग्रोथ रेट। अभी मैं एकदम लॉजिकली आपको बताया, अभी हम अगेन अपने एग्जाम्पल पे आएंगे। तो क्या बोला मैंने बेटा?
कि अपना जो ग्रोथ आया वो किस बेसिस पे आया कि सर मैं कितना पैसा रिटेन कर रहा हूं, वो मेरा डिपेंड करेगा कि मेरा अगला ग्रोथ कितना होगा। अभी जब मैं ग्रोथ लूंगा तब मैंने क्या किया सर, ये 30% का लेट से ग्रोथ आया, जैसे अभी 3 पॉइंट आया ना, वैसे कुछ 30% का ग्रोथ आया। अगर 30% का ग्रोथ आता है तो सर ये हर साल सेम रहेगा क्या? पॉसिबल है, सेम रह सकता है, नहीं तो नहीं रहेगा। मैं क्या मान रहा हूं कि सर एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में तो सेम नहीं रहेगा, बिकॉज कंपनी तो डिपेंड करता है हर साल ज्यादा ज्यादा ग्रोथ रहेगा या कम रहेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं हर साल सेम है तो दिस इज व्हाट नोन एज कांस्टेंट ग्रोथ रेट। सो दिस कैन बी कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर। कांस्टेंट स्पेलिंग गलत हो गया मेरा, कांस्टेंट। ठीक है, और दिस कैन बी वेरिएबल। प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बोलूं तो वेरिएबल ग्रोथ रेट रहेगा, हर साल कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगा, हर साल थोड़ी ना 10% से बढ़ेगा कंपनी। बट हमें तो फ्यूचर देखना है, तो हमने तो कुछ ना कुछ एज्यूम करना चाहिए भाई। क्लियर विद दिस? अगर मैं सर कांस्टेंट ग्रोथ रेट एज्यूम करूं तो मेरा कांस्टेंट ग्रोथ रेट के हिसाब से हर साल 30% से ग्रो होएगा कंपनी। बट अगर मैं बोलूं सर वेरिएबल रहेगा तो दैट डिपेंड्स फिर कि एक साल बाद कितने टक्का पे होगा। मैं बोला 10% पे, उसके बाद सर 15% पे, उसके बाद सर 20% पे, एंड एक ऐसा पोजीशन आएगा कि जो कांस्टेंट करेगा कंपनी को। सही है ना? आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलूं तो इंफोसिस का रेवेन्यू देखना फ्रॉम इंसेप्शन, आपको इसे ग्रोथ मिलेगा। बट वो ग्रोथ में स्टार्टिंग में जब हुआ, लेट से कुछ $1 बिलियन, लेट से ये जो भी रेवेन्यू हुआ, ये करने को उनको लगे 20 साल, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ये करने को उनको लगे लेट से 20 साल। अभी अगर मैं बोलूँ बेटा आपको इसमें सच में दिखा दूं क्या, मेरे पास है, बस मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी, बट ठीक है चलो एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ बस। क्या कि जब मैं फर्स्ट ईयर बोला सर $1 बिलियन का मेरा रेवेन्यू अचीव करने के लिए कुछ 20 साल लगे, बट इसके नेक्स्ट 2 ईयर्स में ही इनका $2 बिलियन हुआ। तो मतलब इधर ग्रोथ रेट कितना कम था, स्टार्टअप था ना, नया नया था, तो ग्रोथ रेट बहुत कम था। बट इनिशियल पीरियड में $10 बिलियन या $10 मिलियन वॉट एवर जो भी लोग हैं, ये अचीव करने के लिए ग्रोथ रेट बहुत तगड़ा रहेगा। अभी ये पॉइंट आता है आपका लाइफ साइकिल ऑफ कंपनी के रिगार्डिंग। अगर आपको लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस पता है तो लाइफ साइकिल ऑफ बिजनेस इज लाइक दिस। क्लियर विद दिस? एक रहता है इंट्रोडक्शन फेज, एक रहता है आपका ग्रोथ फेज, एक आता है आपका मैच्योरिटी फेज। ठीक है, ये आएगा आपका मैच्योरिटी फेज। ठीक है, यहां पे आपका सेम रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये वाला मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं। ठीक है, और ये इसके बाद जो आएगा ना बेटा, यहां से ये आएगा डिक्लाइन फेज। अभी मैं बोलूं भाई, जब मैं ग्रोथ बोल रहा हूं कंपनी की, तो ये इंट्रोडक्शन से जब मैं ग्रोथ फेज तक लूं तो यहां पे मेरा ग्रोथ रेट तो बहुत तगड़ा रहेगा। ये वाले फेज में दिस विल बी ह्यूज ग्रोथ रेट, बट यहां पे ग्रोथ रेट विल बी स्टेबल। यहाँ पे ग्रोथ रेट मेरा स्टेबल रहेगा। अगर यहाँ पे ग्रोथ रेट स्टेबल रहेगा, यहाँ पे तो बहुत ही कम हो जाएगा। सर बेटा अगर यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट स्टेबल रहेगा तो हर साल के लिए आप फ्यूचर में इतना ज्यादा लगा सकते हो क्या? नो। तो मैंने माना सर, देखो सबसे पहले क्या होता है, हमने देखा कि यहाँ पे लेट से मैं मान रहा हूँ कुछ मेरा 5% का ग्रोथ है, यहाँ पे 10% का आया, यहाँ पे 20% ग्रोथ, यहाँ पे 30% ग्रोथ। बट कुछ समय के बाद ये 30% स्टेबल हुआ, 30% स्टेबल हुआ, हर साल अराउंड 30% ही होता था, फिर अगेन 20%, फिर अगेन डिक्लाइन होने लगा। अभी तो यहाँ पे निगेटिव चला गया, अभी तो यहाँ पे निगेटिव चला जाएगा, डिक्लाइन फेज ना, कम कम होते जाएगा, निगेटिव में जाएगा, कम होगा, ग्रोथ ही नहीं होगा अभी तो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कंसीडर। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में होगा वेरिएबल ग्रोथ रेट। बट वेरिएबल ग्रोथ रेट में भी क्या बोला बेटा मैंने आपको, कि आपको देखना पड़ेगा उसका लाइफ साइकिल कैसे रहेगा, एंड दिस विल डिपेंड अपॉन योर इंडस्ट्री एनालिसिस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। परफेक्ट है? आई होप यू गाइज आर क्लियर। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच बोल रहा हूं आपको। चलो ये चीजें क्लियर हो गई। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा अपने कैलकुलेशंस पे कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। सो सबसे पहले अभी तक क्या क्या देख लिया, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सबसे पहले देखा सर, इक्विटी का कॉस्ट किस बेसिस पे डिपेंड करेगा? डिविडेंड। ठीक है, सबसे पहले आया सर डिविडेंड। समरी कर लूं इसका मैं, अभी तक जो भी डिस्कशन किया, ये चाहिए तो लिख के ले लो, समरी ऑफ डिस्कशन अप टिल नाउ।
सबसे पहले क्या क्या दिख लिया बेटा हमने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहता है, डिविडेंड के बेसिस पे रहेगा सर। क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टर, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। सर ये जो डिविडेंड लेंगे ये हम कब का लेंगे, डिविडेंड शैल बी कंसीडर्ड ऑफ फ्यूचर पीरियड। इन जनरल हमने क्या बोला, आफ्टर 1 ईयर। आप लिख के ले सकते हो मेरे साथ, इंडिकेटेड बाय, इंडिकेटेड बाय एज D1। क्लियर विद दिस? आप मेरे साथ लिख के लो, नहीं तो फिर पहले सुन लो जो भी लिख रहा हूं, बाद में लिख लेना जो भी कंफर्टेबल है आपके लिए, ठीक है ना? बिकॉज सब चीजें तो हो गई अपनी डिस्कशन में, बस रिवाइज करा रहा हूं आपको। चलो D1 बोलेंगे। उसके बाद में बेटा डिविडेंड एज ऑन डेट, दिस इज व्हाट D1 इज व्हाट योर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेड based upon considering growth rate of company। सही है, कंपनी का जो ग्रोथ रेट रहेगा। सर ये जो ग्रोथ रेट रहेगा, ये यहां पे लिया मैंने, बस मुझे क्या करना है, ग्रोथ रेट रहेगा, इसको मैं इंडिकेट किया लेट से बाई जी, ठीक है? इसको मैं जी से बताऊंगा, आर यू गाइस देयर विथ मी? इसको ग्रोथ रेट को मैं बोलूंगा जी, इंडिकेशन जी, परफेक्ट। ग्रोथ रेट अभी तक क्या क्या देख लिया, D1 देखा, उसके बाद ग्रोथ रेट देखा। सर ये ग्रोथ रेट जो आएगा इसके रिगार्डिंग बात करेंगे क्या, ये ग्रोथ रेट, ओहो 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 ओहो, एक मिनट रुको। सर ये ग्रोथ रेट जो है ना, ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या इधर दो मेथड, कुछ एवरेज मेथड ले लो बेस्ड अपॉन प्रायर ईयर एक्सपीरियंस, कि एक्चुअल जो आ रहा है, ठीक है, उस बेसिस पे। एंड सेकंड क्या करो बेटा, ये जो आ रहा है ये इस बेसिस पे देख लो एवरेज के हिसाब से। मतलब कैसा कि सर अगले साल का जो डिविडेंड रहेगा, अगले साल का जो डिविडेंड रहेगा उस बेसिस पे देख लो, ओ शिट, और लास्ट ईयर का जो था D1 एंड D0 को कंपेयर करके देखो सर एक्चुअल में क्या आया था, ठीक है? अभी जो आ रहा है उसका पिछले साल के देख लो, सॉरी D0 एंड पिछले साल देख लो, D0 एंड प्रायर ईयर, ठीक है? इस बेसिस पे देख लो कितना आ रहा है, एंड ये एक्चुअल के बेसिस पे एस्टिमेट करो। सर ये जो आएगा ये सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हैं यूजिंग ग्रोथ मॉडल, जो बोलते हैं सर इसको बोलेंगे भैया हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। ये अभी तक हमने देखा नहीं, ये मैं बताऊंगा, ये मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया आपको अभी बस थोड़ी देर पहले। इसको क्या बोलेंगे भैया, ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल रहता है, ये बोलता है सर रिटेंशन पे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, रिटेंशन पे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस बेसिस पे देखो सर आपका ग्रोथ रेट रहेगा। क्लियर विद दिस? तो ग्रोथ रेट आपका क्या रहेगा, रिटेंशन इंटू ROI। अभी रिटेंशन इंटू ROI को मैं इंडिकेट करूंगा, रिटेंशन को B और ROI को बोलूंगा R। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा G इंटू B इंटू R, G इज इक्वल टू B इंटू R। G क्या, ग्रोथ मॉडल का ग्रोथ रेट, ये G हुआ मेरा, ठीक है, इज इक्वल टू B मतलब रिटेंशन रेशियो कितना है, अपना रिटेंशन रेशियो इस केस में कितना था, रिटेंशन रेशियो कितना था ये देख लो ना, अभी जो हमने कैलकुलेट किया 40% का रिटेंशन रेशियो। आई होप यू गाइस आर क्लियर है, सब चीजें समझ रही है। रिटेंशन रेशियो है 40%, रिटेंशन रेशियो पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है भैया इधर 9.09%। तो 40% ग्रो होगा ना कंपनी, हर साल 40% अगर ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ये जो आया 3.64%, ये कैसे आया, 9.09% का पूरा ग्रोथ होता है अगर मैं 100% पैसा लगाता हूं, बट मैं अगर 40% पैसा री इन्वेस्ट कर रहा हूं तो 40% पे ग्रोथ भी मेरा 40% का ही होगा ना। तो ये देख लो कितना आया, 9.09 इंटू 40% पैसा लगा के 40% का ग्रोथ हुआ, मतलब 3.64% का ग्रोथ होगा आपका। एंड यही आपका 3.64% कैसे आया, इसी फॉर्मूला से कि सर रिटेंशन रेशियो कितना है B इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है R, ठीक है? तो B अगर मैं बोलूं 40% इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 9.09, तो अपना कितना हुआ 3.64%, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर लिया। परफेक्ट, क्लियर विद दिस? सो ये आपको समझ गया ग्रोथ कैसे निकालेंगे।
ये जैसे ग्रोथ निकाला उस हिसाब से सर D1 निकाले, क्या बोले, उस हिसाब से D1 निकाले। कैसे D1 निकाले, D1 इज इक्वल टू D0 सर लास्ट ईयर का देखो कितना एक्चुअल में पे किया, इंटू 1 प्लस जी, इंटू 1 प्लस जी। बहुत ही गंदा लग रहा है इसलिए फिर से हटा रहा हूं और अच्छे से इज्जत में लिखूंगा, ठीक है। D1 इज इक्वल टू, मतलब सर एक साल बाद का जो मेरा D1 रहेगा और आज का ये D0 है। अभी मुझे पता है D0 कितना है, बिकॉज ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, ठीक है ना। अरे ढोकलो, ये लास्ट ईयर का रहेगा ना, आज जो डिक्लेयर किया वो, तो ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ये मैं बोला 100 सर, 100 रुपए का है अप्रोक्सीमेटली, और मुझे पता है मेरा ग्रोथ कितना है, 10% का लेट से, ठीक है। ग्रोथ में 3.64% ले लूं जो अपना आया था पीछे अभी, तो मतलब आपको कंटिन्यू होगा। 3.64% का अगर ग्रोथ है, ठीक है, तो सर इसको 3.64% लगाएंगे ना, आगे ऐड करेंगे, तो 100 इंटू 3.64%, 3.64 रुपीज। कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं थी, बट मैं अगर 3.64 ऐड करूंगा मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 100 इंटू 1 प्लस पॉइंट, ये ना 3.64%, 100 इंटू 1 प्लस 0.0364 मतलब 100 इंटू 1.0364, ये हुआ अपना क्या बेटा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन। अभी ये एन क्यों आया मेरा 1, बिकॉज मैं एक साल बाद का ले रहा हूं। क्लियर विद दिस, अगर मैं यही जगह पे 2 साल बाद का लूं और ग्रोथ रेट मेरा इतना ही रहेगा सेकेंड ईयर में भी, तो इन दैट केस कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, तो एन की जगह पे 2 लूंगा और इसका मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा। अगर n इज इक्वल टू 2 आएगा, D2 निकालना है तो। क्लियर विद दिस, तो यहाँ पे मेरा कितना बनेगा 103.64, तो मेरा D1 कितना आया 103.64। क्लियर विद दिस, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा D1 का, D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी। यही तो बात हुई ना, D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी। ये जो आया आपका, दिस इज योर जी। कैलकुलेट करने के लिए इसी को उल्टा कर दो, क्या बोला मैंने, D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी। ये तो D1 के हिसाब से लिया। अभी अगर मुझे सर एवरेज मेथड देखना है तो मैं D0 कंसीडर किया आज जो डिक्लेयर हुआ, एंड प्रायर ईयर देख रहा हूं इसके पहले वाला, तो अगर इसके पहले वाला में -1 देखूं, अभी आ जाओ मेरे साथ, ये ग्रोथ तुरंत पढ़ लेंगे हम क्या होता है। ये मैं बोला D0, ठीक है। अभी D0 बेटा आपका लेट से 100 रुपए का है ना, मैं बोला लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर कितना था, तो ये मैं -1 बोला, ठीक है। मतलब सर आज का जो D0 है, इस ये जो आया मेरा ये D1 बना, ठीक है ना। ये आज का जो D0 है ये मेरा D1 बना, ठीक है ना। D1 के जगह पे मैंने D0 लिया, ये इसके जगह पे मैंने D0 लिया, और मैं बोला ये D0 जो है ये D0 नहीं है, ये D-1 है, मतलब एक साल पहले वाला है। तो अगर मैं इस दिन खड़ा होता, इस दिन खड़े होके अगर मैं बोलता कि सर ये आज मैं इधर खड़ा हूं, तो मैं ये जो बोलता ये D1 बोलता और ये D0 बोलता, तो यही चीज हो रही है यहाँ पे। सिर्फ मैं D1 के रिप्लेस कर रहा हूँ विद D0 एंड पास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज अपने को ये पता है क्या नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं बोलूंगा पास्ट ईयर कितना भी लो, -1 लो, कितने भी पीछे जाओ, मतलब n बोल दिया ना मैं, कितना भी लो, तो ये n ईयर्स बोल दूंगा मैं पिछले वाले। अभी जितने n लूंगा पीछे उतना ही मेरा क्या रहेगा 1 प्लस जी रेस टू n। ये इतना मैं पीछे जाऊंगा, इधर -1 बोला तो D-1 इंटू 1 प्लस जी रेस टू -1। क्लियर विद दिस, अभी एक्चुअली इधर माइनस लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 1 बोला, -1 ही बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगा, ठीक है। बट कैलकुलेशन करते समय इसको क्या कंसीडर करेंगे, सर ये जो ग्रोथ रेट आया ये एक्चुअल ग्रोथ रेट, मतलब अगर लास्ट ईयर मेरा 90 रुपीज का हुआ रहेगा, ठीक है, 90 रुपीज का डिविडेंड रहेगा, तो इस साल 100 रुपये आया, मतलब एक्चुअल में ग्रोथ देखो कितना है। लास्ट ईयर कितना डिक्लेयर किया था 90 रुपीज, और इस साल 100 रुपये डिक्लेयर किया, मतलब देखो एक्चुअल में कितना ग्रोथ रेट हो रहा है कि सर 10 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, 11.11%। तो ये 11.11% कैसे आया, ऐसे करके कि सर ये 100 रुपये है इज इक्वल टू DN कितना है 100 रुपये है, DN कितना है D-1 है, अभी तो D-1 है तो अपना 90 रुपीज इंटू 1 प्लस जी, ये तो निकालना है रेस टू 1। अभी ये कैलकुलेट कर लो, 100 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 1 प्लस जी रेस टू 1 का जरूरत नहीं। 100 डिवाइडेड बाई 19 कितना हुआ बेटा 1.11 -1, ये इधर आएगा ना इधर, तो -1 इज इक्वल टू जी, तो कितना हुआ 0.11,
0.1111 ना, 1.1111 आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू जी, तो जी इज इक्वल टू 11.11%। क्यों? बिकॉज ये परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे ना ढोकलो। क्लियर विद दिस? परफेक्ट। तो 11.11% जी आया। ये तो मैंने बस 1 साल का लिया, अगर मुझे 2 साल का लेना रहता तो मैं क्या करता? 2 साल का लेना रहता तो मैं D0 इज इक्वल टू D-2, ठीक है, रेस्ट इंटू 1 प्लस जी रेस्ट टू मेरा -2 आता है इधर, मतलब 2 साल पहले वाला पोजीशन देखता मैं। तो मतलब ये जो बन रहा है ये n से रिप्लेस करो और ये n से रिप्लेस करो, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? ये दोनों जगह पे सेम ही आएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सॉल्व करो इसको, मैथमेटिकल इक्वेशन, D0 डिवाइडेड बाई dn, ये dn को पहले इधर लिया, बचा इधर क्या? 1 प्लस जी रेस टू n, ठीक है। अभी अगर ये n निकालना है मुझे, बिकॉज मुझे g तो खुला चाहिए ना, तो ये n निकालना है। n निकालने के लिए मैं अगर रूट ऑफ n ले लूँ तो दोनों जगह पे रूट ऑफ n लूँ, रूट ऑफ n मतलब क्या? 1 प्लस जी रेस टू n, इसको रूट ऑफ n लिया मतलब इंटू रेस टू मैंने 1 बाई एन किया, 1 बाई एन इंटू n। आपका फॉर्मूला लगाएंगे m रेस टू n, रुको, x रेस टू m रेस टू n, बचपन वाला फॉर्मूला x रेस टू m इंटू n, परफेक्ट ना। इसी का मतलब क्या होता है? x रेस टू m इंटू n, तो m इंटू n करो इधर, 1 प्लस जी रेस टू n इंटू 1 बाई n, तो n गया, आपका 1 बचा, मतलब कुछ नहीं बचा। तो इसलिए इसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? रूट n करूंगा। अगर रूट n करूंगा तो सर ये तो निकल जाएगा, इधर छुट्टा हो जाएगा 1 प्लस जी, इधर क्या बचा? रूट ऑफ n d0 बाई डी एन। अभी g चाहिए खुला, तो क्या करेंगे? g इज इक्वल टू रूट ऑफ n d0 बाई डी एन -1, और ये बना आपका एवरेज मेथड का ग्रोथ का फॉर्मूला। क्या बना? सो एवरेज मेथड का ग्रोथ का फॉर्मूला क्या बना? g इज इक्वल टू, आई होप आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आया ना। g इज इक्वल टू रूट ऑफ n d0 बाई डी एन -1, ये -1 वगैरह कहां से आया? क्लियर विद दिस? एकदम परफेक्ट। ये एवरेज मेथड क्यों बोला? बिकॉज मैं ये पास्ट ईयर के हिस्ट्री के बेसिस पे ले रहा हूं, दिस इज व्हाट एक्चुअल मेथड। क्लियर विद दिस? बट अभी ये मैं क्या एस्टिमेट कर रहा हूं, मुझे बताना लॉजिकली। ये मैं एस्टिमेट कर रहा हूं भाई, ये जो 11.11 है जो एक्चुअल में हुआ वही होगा आगे के केस में भी, एंड इस बेसिस पे फिर मैं यूज करूंगा भाई मेरा आगे कितना रहेगा। दिस इज व्हाट माय एस्टिमेशन ग्रोथ रेट, एंड मैं बोल रहा हूं कि भाई इतना ही ग्रोथ मेरा आगे होगा। बट ये लॉजिकल है क्या? इतना ही ग्रोथ होगा क्या आगे? नो यार, इसी को बोलते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, कि मेरा एक्चुअल में कितना रियलाइजेशन हो रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है, उस बेसिस पे मैं देख रहा हूं आगे कितना होगा। क्लियर विद दिस? बट लॉजिकल नहीं लगता मुझे, लॉजिकल नहीं लगता, इसीलिए मैंने क्या बोला भाई कि ये लॉजिकली अपने को ठीक नहीं लग रहा, बट आपका बेसिस तो यही रहेगा, फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करो। इसके अलावा सबसे लॉजिकल क्या था अपना? g इंटू बी, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, बी इंटू आर। तो इसी को मैं अगर फॉर्मूला बेस पे कन्वर्ट कर दूंगा इधर और लिख दूंगा कि फॉर्मूला हमने क्या लिया बेटा इधर, पहले वाले एवरेज मेथड का। आर यू गाइस देयर विथ मी? ये पहले वाला एवरेज मेथड 100% कॉन्फिडेंस के साथ सब चीजें क्लियर हो रही है ना अभी। ये डू d0 इंटू क्या बेटा? एंड प्रायर के बेसिस पे अपना फॉर्मूला क्या बना? g इज इक्वल टू रूट ऑफ n, nth रूट ऑफ व्हाट? d0 बाय dn -1। क्लियर विद दिस? एकदम परफेक्ट। कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल? सर कुछ नहीं, एकदम बढ़िया क्लियर होगा आपका, है ना। आई होप ऐसा ही आपकी भावना है ना। अगर कुछ क्वेरी है तो बताना मुझे प्लीज। एकदम मैथमेटिकली जितना डीप जा सकता था उतना डीप गया। 10th 12th स्टैंडर्ड का भी बताया मैंने आपको, nth रूट कहाँ से आया वो भी बताया, ठीक है। चलो सर ये तो ठीक है, हमने क्या देखा? डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर, और तो कुछ रहेगा नहीं इक्विटी शेयर में। डिविडेंड छोड़ के सर ये डिविडेंड कैसे निकालेंगे? ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड रहेगा ना, आज का तो एक्सपेक्ट करके क्या मतलब, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्ट करूंगा, तो नेक्स्ट ईयर का कैसे निकालेंगे? बेस्ड अपॉन D0, ठीक है, बेस्ड अपॉन कंसिडरिंग ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी। सो D1 इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा? D1 इज इक्वल टू, प्लीज अंडरस्टैंड, D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी। क्लियर विद दिस? और ये g कहां से आया ये हमने देख लिया, g कहां से आया वो भी हमने देख लिया। सो d1 इज इक्वल टू d0 इंटू 1 प्लस जी। ये बहुत गंदा लग रहा है कलर मुझे, मैं थोड़ा अलग यूज करूंगा। d1, चलो ये भी थोड़ा डार्क ही लग रहा है, ठीक है, रुको रुको रुको। हाँ, d1 इज इक्वल टू d0 इंटू 1 प्लस जी। परफेक्ट। क्लियर विद दिस?
ये हमने यूज कर लिया। अभी इसमें D0 पता है क्या है, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। D1 तो हम निकाल रहे हैं। G क्या है, G कैलकुलेट करने के दो मेथड, ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के एवरेज मेथड एंड सेकंड गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, जिसमें हम क्या लिए, रिटेंशन यूज किए और इसका लॉजिक भी बता दिया। रिटेंशन क्यों यूज करेंगे, बिकॉज भैया ये जो कंपनी का रिटेंशन मनी है ये तो ज्यादा पैसा देगा कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए। जितना ज्यादा कंपनी इन्वेस्ट करेगा उतना वो ज्यादा रिटर्न कमा पाएगा। अगर कंपनी जितना पैसा लगाता है उस पर अप्रोक्सीमेटली 10% रिटर्न लेता है, तो 10% रिटर्न लेना मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न लेना 10%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 10%। ये हम रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे फिर से। बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी के लिए क्या समझ लिया, सर जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर कितना रिटर्न मिला। रिटर्न इज नथिंग बट योर प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट मुझे जो मिल रहा है डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को एज ए नेटवर्थ ले लूं, जो मैंने शेयर कैपिटल एक्चुअल में पैसा मिला एंड जो मैं फ्लो बैक कर रहा हूँ प्रॉफिट्स हर साल का ऐड कर रहा हूँ और वो रीइन्वेस्ट कर रहा हूँ बिजनेस में, दैट इज योर रिटेन्ड अर्निंग्स। तो दोनों को मिला है नेटवर्थ बना। नेटवर्थ अगर इन्वेस्ट करूँ तो नेटवर्थ पे कितना प्रॉफिट मिला, दैट इज व्हाट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने बोला 9.09 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। अगर सर मैं हर साल 40% री इन्वेस्ट करूंगा बिजनेस में, जो प्रॉफिट कमाऊंगा, तो मेरा कंपनी का ग्रोथ कितना होगा, जितना मैं इन्वेस्ट करूंगा परसेंटेज, दैट इज व्हाट योर रिटेंशन रेशियो। री इन्वेस्ट कितना कर रहा हूं, बचा हुआ मैं तो शेयर होल्डर को दे रहा हूं, तो उसके वजह से तो मेरा ग्रोथ नहीं होगा। सो अगर 100% में से 60% शेयर होल्डर को पे कर रहा हूं एंड मेरा 40% सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरा ग्रोथ तो सिर्फ 40% की वजह से होगा। ग्रोथ तो मेरा 40% की वजह से होगा, बिकॉज बिजनेस में री इन्वेस्ट तो सिर्फ 40% पैसा हो रहा है। अगर 40% हो रहा है तो मेरा जो 100% वाला ग्रोथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था 100% वाला, क्या 9.09, तो मेरा रिटेंशन जो होगा 40%, उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 9.09 अगर 100% पे ग्रो होता है तो 40% पे कितना, तो 40% इंटू 9.09%, तो ये हुआ अपना 3.64 ग्रोथ परसेंटेज। एकदम लॉजिकल है, एकदम क्लियर है। ये होगा, इसको बोलेंगे गोल्डन ग्रोथ मॉडल। परफेक्ट। तो हमने ग्रोथ भी देख लिया, हमने डिविडेंड भी देख लिया। अभी इसमें हमने क्या देखा, सर ग्रोथ आपका दो टाइप का हो सकता है। ग्रोथ आपका दो टाइप का हो सकता है। वन कैन बी योर कांस्टेंट ग्रोथ, कि सर हर साल सेम ही ग्रोथ हो रहा है। क्या बोला बेटा मैंने, हर साल सेम ही ग्रोथ हो रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ। यस सर वेरिएबल ग्रोथ, विच इज मच मोर लॉजिकल। बेटा हमने ये भी देख लिया, वेरिएबल मतलब क्या, कि सर एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में तो अलग अलग हर साल अलग अलग ग्रोथ होगा ना। इट्स नॉट नेसेसरी हर साल सेम ही ग्रोथ होगा, नो नॉट एट ऑल। दैट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस डिसीजंस ऑफ द कंपनी, इंडस्ट्री का मार्केट फोर्सेस, एंड दैट्स व्हाई वेरिएबल ग्रोथ होगा। सर अगर वेरिएबल ग्रोथ होगा तो किस बेसिस पे हमने देखना है, तो मैंने आपको लाइफ साइकिल वगैरह बताया कि आइडियली क्या होता है, किस लाइफ साइकिल कैसे अफेक्ट करेगा, सही है। तो ये आपने समझ लिया। और इसके बाद जो वेरिएबल ग्रोथ आएगा वो कैसे आपने कंसीडर करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो भी मैंने आपको बताया। हर साल आपको अलग अलग ग्रोथ रेट लेना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट ग्रोथ रेट रहेगा तो फिर तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टली एक ही ग्रोथ रेट लगाओ बेस्ड अपॉन योर कैलकुलेशन। परफेक्ट, क्लियर विद दिस। बट इसमें एजम्पशन क्या रहेगा कि हर साल कंपनी उसी ग्रोथ रेट पे ऑपरेट करेगा, विच इज नॉट दैट मच प्रैक्टिकेबल। परफेक्ट, क्लियर विद दिस। इतना हमने पढ़ लिया। अभी बढ़ते हैं आगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन के फटाफट मेथड्स के हिसाब से। चलो गाइस, आई होप यू गाइस आर क्लियर। अभी एकदम बढ़िया से क्लियर विद दिस। अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, कॉल करना। व्हाट्सएप ही करना बेसिकली, कॉल पॉसिबल मुझे नहीं लगता। जब अगर जरूरत पड़ी तो मैं ऑडियो नोट के थ्रू आपको ये कर दूंगा, और अगर बहुत जरूरत पड़ी तो डेफिनेटली कॉल पे डिस्कस कर पाएंगे। बट प्रेफरेबल है कि आप व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम ग्रुप पे भेजो, जैसे कि बाकी बच्चों को भी फायदा होगा आपकी क्वेरीज से। ठीक है बेटा, दैट्स व्हाई आई प्रेफर टेलीग्राम ग्रुप यूजुअली। चलो गाइस, बट आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे ग्रुप में क्वेरी तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम पे भी पर्सनल मैसेजिंग कर सकते हो। चलो गाइस, बढ़ते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेथड्स, KE कैलकुलेशन मेथड्स। गाइज प्लीज एक बात करना चाहूंगा, ये जो हमने लिखा है, ये जो हमने किए एग्जाम्पल सब, व्हाट यू कैन डू, ये अपने नोटबुक में इलस्ट्रेशंस वगैरह करा के ले लेने हैं। ठीक है, तो ये समरी ऑफ डिस्कशन, इसे पूरा प्रॉपरली अपने नोटबुक में अपने नोट्स बना के लेने हैं। ठीक है ना, क्लियर विद दिस गाइस। इतने तो मैच्योर हो आप कि आप लिख सकते हो आपके लैंग्वेज में प्रॉपरली जो भी डिस्कशन हुआ। अगर कहाँ पे कुछ क्वेरी आ रहा है तो बैक रिवाइंड करके हम उतना देख लेंगे फिर से, एंड आप क्या करोगे बेटा, उसके नोट्स बना लोगे। क्या क्या नोट्स बनाएंगे कि ये छोटा सा पार्ट है, इसका नोट्स चाहिए तो बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ, ये मैंडेटरी नहीं है। आपको मैंडेटरी है क्या बनाना नोट्स का, ये वाला एग्जाम्पल
आप बना सकते हो, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो प्रॉपर्ली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे आपको लिखना पड़ेगा। बट व्हाट आई सजेस्ट कि सबसे पहले आप नोट्स में ये वाला चीज़ तो 100% आपको क्या मैंडेटरी है वो बोल रहा हूँ कवर करना, कि आप ये एग्जाम्पल जो दिया मैंने ये एग्जाम्पल आपने कवर करना है आपके नोट्स में, मैंडेटरी है ये एग्जाम्पल कवर करना, ठीक है, ये नोट्स में कवर करना है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसके साथ इसके पहले वाले इसमें आपने क्या लेना है भैया, ये लेना है एग्जाम्पल का फर्स्ट पेज, एग्जाम्पल फर्स्ट पेज, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करेंगे विथ सेकंड पेज, परफेक्ट। इसी को इसके बाद ये लिखने के बाद आप कंटिन्यू करोगे विद दिस लेवल, ठीक है ना। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़, ओपनिंग बैलेंस 100 करोड़, और ये 4 करोड़ कहां से आया ये आपको पता है, ये यहां से 4 करोड़ आगे मूव हुआ है, ठीक है ना। तो रेफर फर्स्ट पेज, प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। चलो ये आपने ले लिया, इस बेसिस पे हमने ग्रोथ कैलकुलेट किया, कैसे किया आपको पता है, ये थोड़ा प्रॉपरली लिख देना आप नोट्स में, ठीक है। अभी इसके बाद में आपको चाहिए तो आप इसे एग्जाम्पल वगैरह ड्रॉ कर सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन के लिए कि सर ये लाइफ साइकिल ऑफ द कंपनी होता है, लाइफ साइकिल के बेसिस पे वेरिएबल ग्रोथ रेट आएगा लाइफ साइकिल के बेसिस पे, बट दिस इज व्हाट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाइफ साइकिल ऑफ कंपनी के बेसिस पे। इसके बाद में मैंने बोला था आपको इन्फोसिस का एग्जाम्पल कैसे होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मैं वो स्लाइड ओपन करके रखूंगा कि एक्चुअल में क्या सीन हुआ था, तो क्या हुआ है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। चलो इसके बाद में आपने कर लेना है राइट डाउन ये समरी ऑफ डिस्कशन, समरी ऑफ डिस्कशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे सब अपने रेफरेंसेस दे देने हैं, जैसे लिखा है वैसे प्रॉपरली लिख देना, ठीक है, क्लियर विद दिस। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, आगे आप ये एग्जांपल लिख सकते हो जो हमने एक्सप्लेन किया है, ये एग्जांपल के साथ आपके सब चीजें क्लियर हो जाएगी, ये कहाँ से आया फॉर्मूला वगैरह, परफेक्ट। चलो अभी आ जाओ मेरे साथ कैलकुलेशन मेथड्स, फटाफट जो भी डिस्कशन किया उसको मेथड्स के थ्रू फटाफट देख लेंगे क्या है आपके मॉडल्स के बेसिस पे, ठीक है। वही चीज होता है 4 मेथड्स। सबसे पहला मेथड आएगा आपका डिविडेंड मॉडल, सर डिविडेंड ही आएगा ना, मेजरली तो डिविडेंड ही आएगा, बट सर अगर मैं डिविडेंड मॉडल में 2 पार्ट करूं तो क्या चलेगा क्या, यस एब्सोल्युटली चलेगा ना। तो मैंने बोला डिविडेंड में नो ग्रोथ, सर जिस कंपनी में ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, स्टेबल है सर, कुछ ग्रोथ नहीं है, स्टेबल है सर, नॉर्मल कंपनी है, हर साल 100 करोड़ ही कमाती है, तो नो ग्रोथ, इतना ज्यादा लॉजिकल है क्या, नॉट एट ऑल। सेकेंड सर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, क्या बोला मैंने, डिविडेंड मॉडल ही है बट कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, तो डिविडेंड में ही मैंने अलग से पार्ट कर दिया, क्या ये मैं इधर बोलता हूं सिर्फ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, समझ लोगे आप, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, परफेक्ट। थर्ड क्या बना बेटा आपका, अभी ये ग्रोथ इज ओके, ये किस बेसिस पे, डिविडेंड बेसिस पे, ये क्या हुआ डिविडेंड बेसिस पे, तो चलो मैं इसको प्रॉपरली कर देता हूं थोड़ा, डिविडेंड मॉडल, डिविडेंड मॉडल में सबसे पहला आया नो ग्रोथ मॉडल, एंड सेकेंड आया कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, ठीक है। वेरिएबल तो इजी हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है ना। चलो तो सर डिविडेंड मॉडल ये हुआ नो ग्रोथ, ये हुआ कांस्टेंट ग्रोथ, परफेक्ट। देन नेक्स्ट आता है सर सेकंड चीज जो डायरेक्टली इक्विटी शेयर को अफेक्ट करेगा, दैट इज व्हाट यूर 2 मेथड्स यहाँ पे हो गए। थर्ड आएगा आपका अर्निंग्स मॉडल, कि सर जो हम ईपीएस निकाले ना बेटा, ईपीएस के बेसिस पे कि कंपनी शेयर होल्डर के लिए कितना कमा रहा है, अर्निंग्स कितना हो रहा है, उनको अवेलेबल कितना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, दैट इज व्हाट सर ईपीएस बेस्ड, अर्निंग पर शेयर बेस्ड, क्लियर विद दिस, परफेक्ट। और ये अर्निंग पर शेयर कहां से आता है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, देखा था अभी हमने थोड़ी देर पहले, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज व्हाट यूर ईपीएस। तो इसके बेसिस पे डायरेक्ट निकालो, जब हम D1 लेंगे ना तो D1 मत लो, क्या बोल रहे हैं, ये D1 मत लो सर, किधर गया अपना, हाँ ये जो लेते हैं ये D1 मत लो, इसको सिर्फ रिप्लेस करो विथ योर ईपीएस, क्लियर विद दिस, कि सर अर्निंग्स के बेसिस पे निकालो कितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो ये हुआ ईपीएस बेस्ड। एंड लास्ट वन आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो होने वाला CAPM मॉडल, और ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बट मैं ये फिर से डिस्कस करूंगा इन डिटेल, ठीक है, CAPM मॉडल, बिकॉज दिस इज वेयर यू विल गेट द एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। ये तो मैं बातें करूंगा अर्निंग्स मॉडल वगैरह, प्रैक्टिकल लाइफ में ये CAPM मॉडल इज यूज्ड, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जब वैल्यूएशन होते हैं तब CAPM मॉडल यूज होता है बेटा।
CAPM मॉडल यूज होता है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये CAPM मॉडल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मैं इसको रंग रंगोटी करूंगा थोड़ा अच्छे से, एंड इसको मैं क्या बोलूंगा भैया, ये आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड प्रैक्टिकल लाइफ बोथ, ठीक है। चलो सबसे पहले नो ग्रोथ मॉडल बनूं तो क्या बोलेगा बेटा, हम कैसे आएगा अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नो ग्रोथ मॉडल में सर सिर्फ D1 देखो, क्या बोला मैंने, D1 देखो और उसको डिवाइड करो विथ P0, परफेक्ट है ना। अभी आपने कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जब P0 बोलूं तो हमने ये डिविडेंड डिबेंचर वाले कॉस्ट ऑफ डेट में भी देखा था, बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट में भी देखा था कि P0 और यहाँ पे रहेगा नेट प्रोसीड्स, NP इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स, की जितना पैसा मिल रहा है। अभी नेट प्रोसीड्स इज इक्वल टू क्या, सेल्स प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। सेल्स प्राइस इज व्हाट योर प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, एंड माइनस कितना में इश्यू कर रहे हैं। सो सर इश्यू प्राइस बोल दूं मैं यहाँ पे, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर विद दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और P0 क्या, P0 मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, MPS एज ऑन 0th ईयर, 0th ईयर, परफेक्ट। D1 मतलब क्या, डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, डिविडेंड आफ्टर फर्स्ट ईयर, एक साल बाद का कितना डिविडेंड रहेगा, परफेक्ट। ये सब चीजें क्लियर हो गई। तो ये क्या बना बेटा, P0 और नेट प्रोसीड्स, बट इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट एडजस्ट करेंगे और नेट प्रोसीड्स। और करता हूं नहीं तो डिविजन समझे, डिवीजन आप समझोगे कि सर डिवाइड किया क्या फिर से, इसको ढोकले यार, कुछ भरोसा नहीं है। और नेट प्रोसीड्स, परफेक्ट। ये और बोल रहा हूं मैं। चलो अभी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल बोला मैंने, क्या सर ग्रोथ होगा तो कुछ नहीं करना है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 बाई P0 जो अपना किया, बट सिर्फ इसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे कि सर हर साल कितना ग्रोथ हो रहा है प्लस G, एकदम सिंपल है। और यही कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को क्या बोलते हैं, गॉर्डन मॉडल, ऑल्सो नोन एज गॉर्डन्स मॉडल। प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है सर गॉर्डन मॉडल के हिसाब से सॉल्व करो, तो गड़बड़ करना है क्या, नहीं। गॉर्डन मॉडल मतलब क्या, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। तो यही आएगा आपका फॉर्मूला जो आप यूज करोगे। इसके बाद में बेटा आपका आएगा अर्निंग्स बेस्ड। तो मैंने आपको बोल दिया अर्निंग्स बेस्ड में तो और कुछ नई चीज है नहीं, तो सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ D1 को रिप्लेस करेंगे विद अर्निंग्स पर शेयर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आएगा, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय अपना कितना नेट प्रोसीड्स है, ठीक है। तो इसको मैं NP कर दूं, ठीक है। और EPS क्या हुआ बेटा, अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। अगर ग्रोथ दिया है तो अर्निंग्स पर शेयर को भी ग्रोथ ऐड करोगे, बट जनरली हम नहीं करेंगे, ठीक है। अभी CAPM मॉडल में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसलिए लिख रहा हूं मैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, सर कितना रिस्क फ्री रेट है प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। मैंने आपको ये नेक्स्ट वाला चीज नहीं बताया था, RM माइनस RF इंटू बीटा। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको बोला था कि रिस्क प्रीमियम आएगा, रिस्क प्रीमियम आएगा, बट मैं अभी बोलूंगा भैया ये रिस्क प्रीमियम क्या होता है। क्लियर विद दिस, चलो आएंगे आगे, बढ़िया से एकदम बढ़ेंगे आगे। जब मैं बीटा बोला तो बीटा वगैरह क्या है आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप पॉज करोगे और इतना चार्ट बना के लोगे आपके नोट्स में। सबसे पहले आप पॉज करोगे एंड इसको चार्ट के फॉर्म में आप कन्वर्ट करा के लोगे आपके इसमें, सबसे पहले तो, ठीक है। ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको भी येलो में ही करता हूँ, मतलब वो दिखेगा अच्छे से। हाँ, पीला रंग, पीके मूवी देखा है ना आपने, जो फोकस करवाता है, तो इधर फोकस करो ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाला। चलो गाइज लिख ले आपने, अगर नहीं लिखा है अभी तक तो पॉज करो वीडियो को और लिख के ले लो फटाफट से। चलो आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिटेल में CAPM मॉडल। ये बाकी के सब चीजें क्लियर हो गई। नो ग्रोथ मॉडल क्या है, कांस्टेंट ग्रोथ क्या है, अर्निंग्स मॉडल क्या है, ठीक है ना। कुछ इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, एनीवेज सब चीजें हम डिस्कस कर लिए एकदम डिटेल में।
अभी पढ़ेंगे CAPM मॉडल एकदम अच्छे से, एकदम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इधर तो किसी ने भी जिंदगी का कुछ भी अपने कुछ काम नहीं करने हैं, सब टेंशन छोड़ के बैठ जाना है। अगर कुछ दिमाग में चल रहा है तो पॉज करो वीडियो, फ्रेश होके फिर बैठना ये देखने के लिए। परफेक्ट, एकदम 100% क्लैरिटी के साथ सुनना है, 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। CAPM मॉडल का सबसे पहले से फुल फॉर्म क्या है? CAPM मतलब बेटा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। CAPM मॉडल बोलना चाहिए फिर से, CAPM बोलता हूं सिर्फ। CAPM मतलब क्या? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। परफेक्ट। चल अभी मैं लॉजिकली आपको बताऊंगा एक चीज जो हमने डिस्कस कर ली अभी थोड़ी देर पहले। क्या? कि सर बेटा जब भी हम बोले कि सर ये ग्रोथ जो होता है कंपनी का, सबसे पहले तो हम जो डिस्कस कर चुके थे, तो मैं इसके हूं। ठीक है, मैंने यूट्यूब वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा है तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं देखा है तो टेंशन मत लो, अभी मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। एसके के पास ऑप्शन है सर इन्वेस्ट करना है कुछ कंपनी में। कितना, कौन सा कंपनी बोलूं मैं? लेट से मैं लेता हूं कुछ टाटा मोटर्स। ठीक है, कि सर टाटा मोटर्स के इक्विटी शेयर्स मुझे परचेस करने बेटा। मैं बोला सर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रहेगा मेरा, मुझे निकालना है। तो कोई बंदा है जो होशियार है, आप मुझे बोल रहे हो चलो आपको इन्वेस्ट करना है, यू वांट टू परचेस टाटा मोटर्स के शेयर्स। आप मेरे पास आए सर, आप मुझे बोले कि सर हमें बताओ ना, हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें, हम इन्वेस्ट करें या ना करें। मैं बोला सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा सर आपका बेटा आपका कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होना चाहिए, मतलब मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ व्हाट बेटा? टाटा मोटर्स का कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं बोला ढोकले बता तेरे पास पैसे कितने? तुम बोले मुझे सर मेरे पास है 1 करोड़ रुपए। मैं बोला अरे यार थोड़ी छोटी बात करना, मैं तो बहुत छोटा बंदा हूँ। बोले सर ठीक है आपके लिए 1 लाख की बात करता हूँ। मैं बोला ठीक है यार चलो अभी आए गए मेरे लेवल पे 1 लाख। चलो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। मैं बोला अरे देख सिंपल सी बात है, मैं तुझे एक तो बात एकदम सिंपल सी बताऊंगा। क्या? कि बेटा आप अगर ये 1 लाख रुपए आज आप एकदम SBI में जाते हो। क्या बोला मैंने? SBI में जाते हो, SBI में इन्वेस्ट करते हो। क्या बोला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो तुझे कुछ डर लग रहा है क्या? मैं तुझे अगर बोलूं कि सर बेटा तो SBI में इन्वेस्ट कर, तुझे कुछ डर लगेगा क्या? बोले सर कुछ डर नहीं लगेगा, मेरा पैसा डूबने का कुछ है ही नहीं सर। मैं बोला भाई आजकल तो बैंक भी डूब रहे। बोले सर बट SBI पे भरोसा है सर उतना। मैं बोला जीरो रिस्क बोल रहा है तू? बोलेगा नहीं नहीं सर जीरो रिस्क नहीं है, बट बहुत ही कम है जिसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, जो मेरे लिए ना के बराबर है। क्या बोला मैंने? ना के बराबर है। जिंदगी में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है। जीरो रिस्क का कोई मैटर होता ही नहीं है। एवरीथिंग हैव द रिस्क, एवरीथिंग। फिर गवर्नमेंट के कुछ पैसे लो, कुछ भी लो, एवरीथिंग हैव रिस्क। क्लियर विद दिस? तो SBI बोला बट निग्लिजिबल रिस्क है इसमें। क्या निग्लिजिबल है? मतलब कुछ नहीं के बराबर है सर, नहीं के बराबर है। गवर्नमेंट बैक है, सपोर्ट है, इतना बड़ा बैंक है सर, तो दिस इज व्हाट नहीं के बराबर है। चलो ठीक है। मैं बोला भाई अगर तू SBI में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो तुझे कितना पैसा मिलेगा? तो बोला सर मैं अगर FD करूँ SBI में ना, तो मैं पूछ के आया, SBI वालों ने मुझे बोला कि तुझे FD पे मिलेगा अराउंड मैं बोलूँ 6%। मैं बोला भाई सिंपल सी बात है, जब तू ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रिस्क ले रहा है, निग्लिजिबल रिस्क ले रहा है, निग्लिजिबल रिस्क ले रहा है, तो तुझे 6% मिलेगा। अभी तू इन्वेस्ट करना चाहता है टाटा मोटर्स में, टाटा मोटर्स में SBI से ज्यादा रिस्क है। आर यू गाइस देयर विथ मी? अरे टाटा मोटर्स में तो ज्यादा रिस्क है ना। किस बात का रिस्क सर? किस बात का रिस्क? मैं बोला सर आपको 2 टाइप के रिस्क होते हैं। क्या बोला मैंने? 2 टाइप के रिस्क होते हैं। सर बताओ ना प्लीज कौन से 2 टाइप के रिस्क? तो जब आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो उस कंपनी के इसमें इन्वेस्ट करने में 2 टाइप के रिस्क रहेंगे, जिसको बोलते हैं पहला रिस्क सर वो कंपनी का इंटरनल जो भी मैटर्स है वो कैसे चल रहा है। अपने को कुछ नहीं पता यार कंपनी कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। ठीक है, वो कुछ डिसीजंस ले रहे, उनका इंटरनल चीजों के बेसिस पे जो डिपेंड करता है
अभी मुझे बताओ, कोई भी कंपनी का इंटरनल मैटर्स वो रिजॉल्व कर सकते हैं क्या? यस एब्सोल्युटली। तो ये जो इंटरनल मैटर्स वाला रिस्क है, ये कम ज्यादा हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली यस। मतलब ये डाइवर्सिफाई हो सकता है क्या? मतलब ये रिस्क को हम कम कर सकते हैं क्या? कैन बी रिड्यूस्ड, कैन बी मैनेज्ड एंड रिड्यूस्ड। और मैंने बोला दिस इज कैन बी डाइवर्सिफाइबल। क्लियर विद दिस? मैं नाम नहीं बता रहा हूँ ये रिस्क है, मैं एकदम लास्ट में नाम बताऊंगा, सरप्राइज है आपके लिए। तो सबसे पहला सर कंपनी के इंटरनल रिस्क है, इंटरनल मैटर्स है, कुछ इंटरनल चीजें हैं जो मैनेज करेंगे। अगर मैनेजमेंट अच्छा काम करेगा, अगर अच्छा करना चाहेगा, तो रिस्क रिड्यूस हो सकता है, मैनेजेबल है, डाइवर्सिफाइबल है इन्वेस्टर के लिए भी। कि सर कंपनी के वाइज जो रिस्क डिपेंड करता है, क्या? कंपनी स्पेसिफिक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बोला मैंने? कंपनी स्पेसिफिक। क्या बोला मैंने? कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अगर मैं बोलूं ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, तो फिर ठीक है सर, ये भी तो पॉसिबल है। सर फिर दूसरा टाइप कौन सा बेटा? तो दूसरा टाइप आता है जहां पे कंपनी की चीजें नहीं, यार कंपनी कितना भी अच्छे से कर ले, बट मार्केट में जो उसके कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, जो गवर्नमेंट है, तो मार्केट स्पेसिफिक। क्या बोला मैंने? मार्केट स्पेसिफिक। मार्केट बेस्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंपनी, अफेक्टिंग कंपनी। सर ऐसे कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो अफेक्ट करेंगे मार्केट के कंपनी को? तो गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट करेगा। क्लियर विद दिस? इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटर्स, इंडस्ट्री बोलेंगे मतलब कॉम्पिटिटर्स आ जाएगा, बट मैं अलग से बोल देता हूं यहां पे, ठीक है। अगर ये सब फैक्टर्स कंपनी को अफेक्ट करेंगे, तो ये कंपनी के हाथ में है क्या? कंपनी के हाथ में है क्या? नो, कंपनी के हाथ में नहीं है इसको कम करना। कोई कंपनी ये नहीं कर सकते मैनेज, बिकॉज ये तो दूसरों के हाथ में है। अगर आपके जिंदगी डोर किसी और के हाथ में है, तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो? तो इसी के लिए इसको क्या बोला मैंने? मार्केट स्पेसिफिक रिस्क। क्या बोला बेटा मैंने? मार्केट स्पेसिफिक रिस्क। क्या बोला मैंने? मार्केट स्पेसिफिक रिस्क। अभी मुझे सिंपल सी बात बोलना, मैं बोला कंपनी स्पेसिफिक एक रिस्क है, आप इन्वेस्टर हो, जो चीजें कंपनी मैनेज करा सकती है, जो चीजें इन्वेस्टर कैन डाइवर्सिफाई, कौन सी चीजें इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई कर सकता है? बिकॉज ये कंपनी स्पेसिफिक है ना। अगर टाटा मोटर्स में मेरा ये कंपनी स्पेसिफिक रिस्क बहुत ज्यादा है, तो मैं टाटा मोटर्स के अलावा कोई और कंपनी देख लूंगा जिसका रिस्क कम है, तो आई कैन डाइवर्सिफाई दिस। दिस इज फ्रॉम द इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव। मैं 2 पॉइंट बोला इधर, अच्छे से ध्यान दो के पढ़ोगे। क्लियर विद दिस? मैं 2 पॉइंट बोला आपको इधर। एक बोला मैंने ये कैन बी मैनेज, दिस इज फ्रॉम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव। क्या? कंपनी पर्सपेक्टिव, कंपनी पर्सपेक्टिव। बट जब मैं यहां पे बोला दिस इज फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोलूं, तो यहां पर भी कैन नॉट बी मैनेज्ड, कैन नॉट बी मैनेज्ड। एंड इसी के लिए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी ये कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइबल, मतलब नॉट डाइवर्सिफाइबल ना। क्लियर विद दिस? नॉट डाइवर्सिफाइबल। परफेक्ट, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसके ऊपर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। क्लियर विद दिस? जो इन्वेस्टर के हाथ में है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वो तो आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग करना, तो आपके लिए इतना ज्यादा रिलेवेंट है क्या? ये उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, थोड़ा रिलेवेंट है डेफिनेटली टू मेक द डिसीजन, बट आपके लिए जो हाथ में ही नहीं है, जो आप डाइवर्सिफाई ही नहीं कर सकते, वो रिस्क आपके लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा रिस्क रिलेवेंट कौन सा हुआ? दिस रिस्क इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर इन्वेस्टेड टू कंसीडर इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या बोले कि सर मुझे जो एक्सपेक्टेशन चाहिए ना, उसमें मुझे कंसीडर करने के लिए दिस मार्केट स्पेसिफिक रिस्क इज वेरी मच रिक्वायर्ड। so much relevant, very relevant for investor for calculating
expected return since cannot be diversified. सिंस ये सर डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, इसको मुझे कंसिडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न। बट जब ये डाइवर्सिफाई कर सकता हूं तो इसको मुझे कंसिडर करने की इतनी ज्यादा जरूरत है क्या बेटा? नहीं है। जो रिस्क अपना मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर से डिपेंडेंट है इसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक रिस्क। क्या बोला मैंने? इसको सिस्टमैटिक रिस्क। और जो मेरा मार्केट स्पेसिफिक नहीं सर कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है इसको हमने बोला सर अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क। डू यू अंडरस्टैंड? एकदम क्लियर हो? कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल? कुछ नहीं ना? एकदम बढ़िया से क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क है ना। अनसिस्टमैटिक एंड सेकंड क्या हुआ? सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक कौन सा? जो मेरा मार्केट बेस्ड फैक्टर है। एंड यहाँ पे क्या? कंपनी इंटरनल मैटर्स है। कंपनी इंटरनल, कंपनी स्पेसिफिक है। जो मैं डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ वो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट जो मैं डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता वो मेरा ज्यादा रिलेवेंट है। और ये सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है इसको हम बोलते हैं बीटा। क्या बोला मैंने? ये सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है इसको हम बोलते हैं बीटा। बीटा, बेटा नहीं है प्लीज, बीटा, बेटा नहीं, बीटा। बीटा बोलने का इसको क्या बोलने का? बीटा। मेरे साथ बोलो, बीटा, बीटा, बीटा। और बी कैसा करेंगे इसको? बी ऐसा करेंगे और इतना ही लेंगे बी, ये नीचे थोड़ा आएगा इसका, ठीक है? तो ऐसे आप लोगे इसको। बीटा को कैसे लिखोगे? बी थोड़ा लंबा डंडा और ये बी थोड़ा छोटा, सो नीचे आना चाहिए इसका, ठीक है? क्लियर विद दिस? चलो, तो इसको बोले सर बीटा। अभी मुझे लॉजिकली बताना, एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? रिस्क समझ लिया। मैं बोला, हम आते हैं अपने एग्जांपल पे। मैं बोला सर एसबीआई में अगर इन्वेस्ट करूं तो मैं 6% इन्वेस्ट रिस्क, जहां पे मुझे कोई निग्लिजिबल रिस्क है, तो इसी को मैंने नाम दिया बेटा रिस्क फ्री रेट। क्या बोला? कि 6% में कुछ रिस्क ना लिए बिना ऑलमोस्ट निग्लिजिबल रिस्क पे मैं कमा सकता हूं। दिस इज व्हाट इज अवेलेबल फॉर मी। यार कुछ रिस्क ना लूं फिर भी मुझे ये मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हुआ ना ये, ठीक है? रिस्क फ्री हुआ ना ये रिस्क फ्री हुआ। इसको बोले रिस्क फ्री रेट, जिसको आप इंडिकेट करोगे बाय आर एफ। आर एफ, आर ऐसे लेना है और उसके नीचे ऐसे छोटू सा एफ लगाना है। क्लियर विद दिस? कैसे करना है? आर एफ को आर ऐसे और उसके नीचे एफ, उसके नीचे एफ। परफेक्ट, आर एफ। अभी मुझे बताओ, जब मैं एसबीआई को छोड़ के टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैं यहाँ पे कंपनी स्पेसिफिक, मार्केट स्पेसिफिक रिस्क लेना चाहता हूं, बट मैं कंपनी स्पेसिफिक रिस्क तो मैनेज कर सकता हूं सिंस आई कैन इन्वेस्ट इन डिफरेंट कंपनी और वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। बट जो मार्केट स्पेसिफिक रिस्क है, जो इस इंडस्ट्री का रिस्क है, जो इस इकोनॉमी का रिस्क है, ये रिस्क को मैं मैनेज नहीं कर सकता। तो रिस्क अगर मैं ज्यादा ले रहा हूं तो रिस्क लेने की वजह से मुझे कुछ प्रीमियम मिलना चाहिए, मुझे कुछ ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, उसको बोलेंगे क्या? रिस्क प्रीमियम। तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हुआ? सर मिनिमम मुझे आरएफ तो मिलना ही चाहिए। मिनिमम मुझे आरएफ तो मिलना ही चाहिए। क्या बोला मैंने? मिनिमम मुझे आरएफ तो मिलना ही चाहिए, बिकॉज ये तो मैं विदाउट रिस्क वाला है। बट सर रिस्क लेके जो मैं कर रहा हूं विदाउट रिस्क, बट सर रिस्क लेके जो कर रहा हूं उसके लिए मुझे कुछ रिस्क प्रीमियम भी मिलना चाहिए। और ये रिस्क प्रीमियम कितना होगा? ये रिस्क प्रीमियम कितना होगा वो अपने को डिसाइड करना है। मैं अगर बोला सर मार्केट अगर 50%, मैं क्या बोला? मार्केट 50% ऊपर जा रहा है, बट कंपनी जो है ना वो ढोकला 100% ऊपर जाता है। अगर मेरा शेयर प्राइस ऑफ मार्केट में इंडस्ट्री बोलूं, मैं इंडस्ट्री में बोलूं कि लेट से मैं कोई 2 कॉम्पिटिटर लेता हूं, टीसीएस एंड इन्फोसिस। टीसीएस के साथ में यहां पे लेता हूं विप्रो, इसी के साथ लेता हूं एचसीएल टेक एंड अदर आईटी, मेजर आईटी कंपनी जैसे कि एक्सेंचर वगैरह ले लो। चलो बड़े बड़े जो भी लेने वो ले लो, ठीक है? मैं बोला ये सबको मिला के मेरा बन जाएगा इंडस्ट्री। मैं बोला भाई इनका एवरेज शेयर प्राइस देखूं मैं, हर रोज 50% ऊपर गया। लेट से मैं बोला
50% को बोलने को बहुत ही ज्यादा होता है। मैं बोला सर अगर इनका सब मिला के एवरेज इंडस्ट्री 5% से ऊपर जा रहा है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री अगर 5% है, तो ये इन्फोसिस का ग्रोथ होता है 10%। ओ हो। बट सर अगर इंडस्ट्री 5% से कम भी हो रहा है, तो इंडस्ट्री 5% से कम होगा तो ये इन्फोसिस भी 10% से कम होगा। ओ वाह 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 वाह, क्या हो रहा है इधर? मतलब सर मार्केट चल रहा है 5% ऊपर, तो ये उसके डबल ऊपर जाएगा। क्या बोला? ये उसके डबल ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 5% से गिरेगा तो ये इसके डबल नीचे गिरेगा। मतलब इसका जो इंपैक्ट होने का जो रेट है, क्या बोला? रेट ऑफ इंपैक्ट ड्यू टू मार्केट। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ इंपैक्टिंग अफेक्टिंग, खुद को अफेक्ट करने का जो रेट है वो किसके हिसाब से? मार्केट के कंपैरिजन में डबल है। दिस डबल जो रेट है ना, जो रेट ऑफ गेटिंग इंपैक्टेड ड्यू टू मार्केट। क्या बोला? रेट ऑफ गेटिंग इंपैक्टेड, एकदम कॉमन प्लेन लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, नॉट टेक्निकल लैंग्वेज। रेट ऑफ गेटिंग इंपैक्टेड ड्यू टू मार्केट इज व्हाट योर बीटा। कितने रेट पे मैं इंपैक्ट होता हूं, क्या कितने रेट पे मैं इंपैक्ट होता हूं, उसको क्या बोले? बीटा। सो यहाँ पे बीटा कितना होना चाहिए? मैं बोलूं इन्फोसिस में अगर इंडस्ट्री 5% ऊपर जाता है तो इन्फोसिस 10% ऊपर जाता है। इंडस्ट्री का 5% ग्रोथ हो रहा है तो इन्फोसिस का 10% हो रहा है। अगर इंडस्ट्री का 5% निगेटिव ग्रोथ हुआ, मतलब ग्रोथ कम हुआ, 5% से नीचे गया, तो इन्फोसिस 10% से नीचे गया। अगर ऐसा कोई सीन है तो यहाँ पे 5, 10, मतलब 10% डबल, दिस डबल 2 is what your beta, 2 is what your beta। परफेक्ट। तो किसका बेटा हुआ ये? इंडस्ट्री का या इन्फोसिस का? इन्फोसिस का बेटा हुआ, बिकॉज हम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इन्फोसिस देख रहे हैं कितना ऊपर नीचे जाता है। सेम लेवल पे अगर मैं बोलूं कि अगर कोई कंपनी लू इंडस्ट्री जा रहा है, लेट्स से 10% रिस्की है, 10% इंडस्ट्री रिस्की है, और ये मैं बोलूं अगर इंडस्ट्री 10% से ऊपर जाए और मेरा टाटा मोटर्स अगर 12% ऊपर जाए, 10 के कंपैरिजन में टाटा मोटर्स ज्यादा इंपैक्ट दे रहा है, 12% से ऊपर जा रहा है, तो ये 12% डिवाइडेड बाय 10, 1.2 इज व्हाट योर बीटा ऑफ टाटा मोटर्स। बीटा ऑफ टाटा मोटर्स मतलब क्या? रेट ऑफ गेटिंग इंपैक्टेड ड्यू टू इंडस्ट्री। अब ये कौन सा इंडस्ट्री रहेगा टाटा मोटर्स बोलूंगा तो ये मोटर इंडस्ट्री हुआ है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हुआ, ऑटो वाला। तो ऑटो इंडस्ट्री का ही मुझे रेट लेना पड़ेगा, बिकॉज टाटा मोटर्स पे जो इंपैक्ट होने वाला इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री तो ऑटो ही है ना। यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री लेके चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो बीटा क्या हुआ? 1.2 इधर। सर अगर मैं बोलूं मुझे ये जो मार्केट, यहाँ पे मैं फिर से आ जाता हूँ अपने इसमें, अगर मैं बोलूं टाटा मोटर्स का ऑटो इंडस्ट्री, सिंस हम टाटा मोटर्स लिए थे उधर, मैं फिर से ऑटो इंडस्ट्री की चले जा रहा हूँ कैलकुलेशन पे। अगर मैं बोलूं ऑटो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग वाला 5% से आपको रिटर्न देता है, क्या बोला मैंने? मैं सिर्फ आपको ये कर रहा हूँ, ये मैं सब निकाल रहा हूँ और इसको क्लीन करा के मैं बोलूंगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। और ये लिया मैंने टाटा मोटर्स। अप्रोक्सीमेटली सर इंडस्ट्री ऊपर नीचे, टाटा मोटर्स ऊपर नीचे। अगर मैं बोलूं सर मार्केट मुझे रिटर्न देगा लेट से 10% का, अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं, मतलब ऑटो इंडस्ट्री के कंपनीज में इन्वेस्ट करूं, तो मुझे 10% रिटर्न मिलेगा। बट टाटा मोटर्स जो रिटर्न दे रहा है, जो रिस्क है वो इससे ज्यादा है, मतलब ये 10% से बढ़ा तो टाटा मोटर्स लेट से 15% से बढ़ता है। क्या बोला मैंने? टाटा मोटर्स 15% से बढ़ता है, और ये अगर 10% से कम हुआ तो टाटा मोटर्स भी 15% से कम होता है, तो इसका बीटा कितना हुआ? 1.5। अभी मुझे बताना मेरा मार्केट रिटर्न कितना था। एक मिनट, मुझे स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, आज स्लाइड कम पड़ गई, इतने सारा डिस्कशन कर लिया। एक मिनट रुको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अरे ये हैंग क्यों हो रहा है? ढोकला है क्या? ऐसे मत कर मेरे साथ। ओहो, न्यू स्लाइड, नीचे आ जा रहे भाई, सबसे नीचे आ जा। हाँ, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, चलो ठीक है, परफेक्ट। चलो
मैंने क्या बोला, बीटा कितना हुआ टाटा मोटर्स का 1.5 हुआ, एकदम लॉजिकल लैंग्वेज में बोला मैंने, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला है ये। इसका कैलकुलेशन वगैरह आपके सिलेबस में अभी तो नहीं है, क्लियर विद दिस, जब आएगा तब मैं बताऊंगा, और आपके इसमें तो मेजरली ये नहीं है, सो इसलिए आप टेंशन मत लो। अब मैं बोला बीटा 1.5 आ गया आपका। अभी मैं बोल रहा हूँ सर अगर मैं मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 10% मिलेगा, बट बेटा मैं मार्केट में तो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके कंसिडर कर रहा हूँ ना आरएफ, जो मेरा रिस्क नहीं लूँ तो वो ऑलरेडी मेरा कितना है 6% है, तो ये 6% मैं फिर से इधर इंक्लूड करूंगा क्या, बिकॉज मार्केट में तो वो भी आता है ना ढोकलो, जब मैं मार्केट बोलूंगा तो मेरा मार्केट में जो भी आता है उसमें तो रिस्क फ्री रेट भी आ गए ना, रिस्क फ्री रेट भी आ गए ना, उसमें तो कुछ रिस्क ना लूँ तो उसका जो मिनिमम रिटर्न आएगा वो भी आएगा, क्लियर विद दिस। तो उसमें से मैं अगर 6% ऑलरेडी ले चुका हो तो यहाँ पे मुझे 6% को निगेटिव करना पड़ेगा, 6% को कम करना पड़ेगा ना, बिकॉज इसमें तो वो भी इंक्लूड है, ठीक है, रिस्क फ्री प्लस समथिंग एल्स, दिस इज व्हाट 10% ना, तो 10% में से जो मैंने रिस्क फ्री लिया उसको कम कर दो, ठीक है सर कम कर दिया। ये जो बचा मेरा 4%, ये 4% मार्केट के लिए हुआ। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं टाटा मोटर्स में, मैं क्या बोला, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स का मार्केट के हिसाब से 1.5 टाइम चलता है, मतलब मैं अगर तुझे बोलूं कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा तो तू बहुत अकड़ू है, तू बोलता है नहीं यार मैं तुझे 1.5 लाख दूंगा, तू मेरी बात मान। मैं बोला नहीं मैं तुझे 2 लाख देता हूँ, बोले तू बहुत अकड़ू है, तू क्या बोल रहा कि नहीं मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तुझे 3 लाख देता हूँ, तू मेरी बात मान, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसके 1.5 टाइम तो आगे चल रहा है। टाटा मोटर्स भी यही चीज दिखा रहा है, अगर मार्केट 10% ऊपर जा रहा है तो वो बोल रहा है मैं 15% जा रहा हूँ, अगर मार्केट 10% नीचे जा रहा है तो वो बोल रहा है मैं भी नीचे पढ़ूंगा बट बहुत ज्यादा जोर से पढ़ूंगा, 15% से पढ़ूंगा। तो जो मार्केट का सीन हो रहा है वही से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट इन 1.5 टाइम्स, तो 1.5 टाइम्स मार्केट का अगर 4% आता है नॉर्मल लेवल पे और ये मुझे 1.5 टाइम्स बोलता है तो ये इसका भी मुझे 1.5 टाइम्स करना चाहिए ना, तो दैट इज वाई आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय व्हाट, बीटा। और अभी ये जो रहेगा दिस इज व्हाट माई एक्सपेक्टेशन, दिस इज व्हाट माई एक्सपेक्टेशन, दिस इज व्हाट माई एक्सपेक्टेशन। अगर ये मेरा मार्केट का है तो मार्केट का रिटर्न कितना हुआ आर एम, क्या बोला मैंने, मार्केट का रिटर्न कितना हुआ आर एम, मिनिमम रिटर्न जो मुझे मिलने का ही, किधर भी जाऊं इन्वेस्ट करूं मिनिमम कुछ रिस्क ना लूं तो मुझे मिलेगा कितना आर एफ, रिस्क फ्री रेट। बट सर ये जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं और स्पेसिफिक टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसके लिए जो मार्केट मुझे 10% देगा और इसमें से मैं ऑलरेडी 6% ले चुका हूं, आर एफ कंसिडर कर चुका हूं, ये मैं निकाल दूंगा और एडिशनल जो मार्केट मुझे दे रहा है 4%, ये तो मेरा हुआ अगर मैं मार्केट जितना रिस्क लूं तो, बट मार्केट जितना तो रिस्क है ही नहीं इधर, इधर तो टाटा मोटर्स 1.5 टाइम्स ऑफ मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क 10% ऊपर बढ़ने का नीचे गिरने का है, टाटा मोटर्स बोलता है नहीं भाई मैं तो 1.5 टाइम से मार्केट का ऊपर नीचे करता हूं, तो इसलिए टाटा मोटर्स में रिस्क कितना हुआ 1.5 टाइम्स ऑफ योर मार्केट रिस्क, तो ये जो हुआ दिस इज व्हाट योर मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क, ठीक है। ये मार्केट रिस्क जो है इसका 1.5 टाइम्स मैंने क्या बोला बेटा, कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, कंपनी का सिस्टमैटिक रिस्क कितना, मार्केट रिस्क इनटू बीटा ऑफ कंपनी, एंड सर मैं बोला दिस इज व्हाट यूर आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, दिस इज व्हाट यूर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज व्हाट यूर के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आर ई, क्लियर विद दिस, आर ई और के ई कुछ भी यूज कर सकते हो, लॉजिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब बोलेंगे तब हम यूज करेंगे के ई, जब मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मुझे कितना चाहिए इन्वेस्टर को मिनिमम, ये वर्डिंग के लिए मैं आर ई यूज करूंगा। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस, एकदम कंप्लीट लॉजिकल है। क्या बोला मैंने, सो सीएपीएम का फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ मेरा अभी, ये रिस्क प्रीमियम कितना बना, रिस्क प्रीमियम क्या हुआ, मार्केट का रिस्क आर एम माइनस आर एफ, बट कंपनी कितना ज्यादा कर रहा है मार्केट के हिसाब से वो बीटा से मेजर करूंगा, और इसीलिए मेरा सीएपीएम का फॉर्मूला बनता है के ई इज इक्वल टू आर एम प्लस इन ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, क्लियर विद दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइनल फॉर्मूला। अभी इसी का मैं बस एक ग्राफ के फॉर्म में आपको बताऊंगा, सीएपीएम मॉडल का ग्राफ जो हमने डिस्कस किया उसी का ग्राफ है, एकदम बढ़िया से, ठीक है, एकदम बढ़िया से गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, बराबर है ना। वाई एक्सिस पे मैंने लिया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कितना मुझे चाहिए इन्वेस्टर को, वही ना एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा। अब ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहाँ पे आएगा, ये सर अगर मैं बोलूँ 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, तो मेरा मिनिमम जो आया, ये मैं निकाल देता हूँ थोड़ा, बिकॉज ये बहुत ही ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने क्या बोला कि इधर अप्रोक्सीमेटली मैं मान रहा हूँ मेरा 6% आ रहा है। ये 6% क्या है बेटा आपका आर एफ, कि सर अगर मैं यहाँ पे रिस्क लूँ एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे रिक्वायर्ड रिटर्न लूँ, क्या बोला, एक्स एक्सिस पे रिस्क लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने रिस्क लिया, मैं बोलूँ जीरो के रिस्क के लेवल पे, जीरो लेवल के रिस्क पे मेरा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना बनेगा, ऑलमोस्ट जीरो मानना है ना अपने को, निग्लिजिबल है, एक्चुअल में तो जीरो रहेगा क्या, नो, बट मानना कितना है कि सर जीरो के लेवल का ही है। तो जीरो लेवल पे मुझे कितना मिलेगा, 6% तो मिनिमम मिलेगा ही। तो 6% का पहला प्लॉट किधर आया, पॉइंट मेरा इधर आया, ठीक है, ये मेरा पहला पॉइंट बन गया। अभी मैं बोला भाई ये जो पॉइंट आ रहा है ये तो मुझे मिलेगा ही हर टाइम, मैं कुछ भी करूं सर मुझे इतना तो रिटर्न मिलना ही है। मैं बोला जितना मेरा रिस्क बढ़ेगा, जितना मेरा रिस्क बढ़ेगा उतना मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ना चाहिए, तो ये ऐसा होगा, क्लियर विथ दिस, जितना मेरा रिस्क बढ़ता जाएगा, अगर मैं इतना रिस्क लूँ तो मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, इससे ज्यादा रिस्क लूँ तो इससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, तो ये जो रिटर्न रहेगा ये इधर वाला, ये इधर जो आएगा पॉइंट, ये तो मेरा एक्सेस प्रीमियम हो गया ना, क्लियर विथ दिस। सो अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ आपको ये वाला पॉइंट, तो आपने क्या ध्यान देना है कि सर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना, दिस इज नथिंग बट योर मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्या ये अपना रिस्क प्रीमियम हुआ ना बेटा, ये जो हम बात कर रहे हैं दिस इज व्हाट योर रिस्क प्रीमियम, कि भाई जितना रिस्क ले रहा है तो वो रिस्क का मैटर क्या है भाई, दिस इज व्हाट योर रिस्क प्रीमियम, क्लियर विद दिस। ये इतना निकाल के मैं यहाँ पे लिख दूं तो दिस इज व्हाट मेरा रिस्क प्रीमियम, कितना रिस्क प्रीमियम, आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो मेरा अगर मैं बोलूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी इस पॉइंट पे लूं, मैं इस पॉइंट पे लूं कुछ, तो इस पॉइंट पे मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना रहेगा, ये वाला। अगर मैं ये वाला पॉइंट बोलूं तो मेरा ये जो भी आएगा इधर अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा ग्राफ वगैरह एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये अप्रोक्सीमेटली मैं बोला सर यहाँ पे आ रहा है मेरा कुछ 12%, तो दिस इज व्हाट माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी नो। ये कैसे आया सर, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ये इतना जो रिस्क हुआ ना ये ऐड कर लिया मैंने, क्लियर विद दिस 12%। तो आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा कितना हुआ 6% और आर एफ का 6%, दिस इज व्हाट यूर सीएपीएम का ग्राफ। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस, एकदम परफेक्ट है, कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल। सीएम पे अगर सीएपीएम पे अगर शॉर्ट नोट होता है तो आप क्या क्या लिखोगे, ये जो भी हमने अभी एक्सप्लेन किया, सीएपीएम क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क के वजह से जो आता है इंपैक्ट वो। सेकंड थिंग मार्केट रिस्क प्रीमियम लेंगे प्लस व्हाट बेटा यूर आरएफ, ये फॉर्मूला लिखोगे, ये ग्राफ एक्सप्लेन करोगे प्रॉपरली एकदम बढ़िया से, कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल। जितना रिस्क बढ़ता जाएगा उतना मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड रिटर्न बढ़ेगा, परफेक्ट। ये हुआ आपका सीएपीएम मॉडल, यहाँ पे आपके सब चीजें खत्म हो जाती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। चलो फटाफट फटाफट मॉडल के थ्रू गो थ्रू करेंगे एंड वी विल स्टॉप हियर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कितने घंटे लगे अपने को सेशन, ओहो 1.5 आवर ऑलरेडी ओवर। सो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट फटाफट गो थ्रू करेंगे मॉड्यूल से, जो डिस्कशन के लिए है वही सब चीज़ें हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कॉम्प्यूट, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे एजम्पशंस आएंगे ना, बीटा वगैरह कैलकुलेट करना है, आरएम देखना है, इंडस्ट्री फैक्टर्स कंसिडर करो, लॉट ऑफ थिंग्स। Some people argue that the equity capital is cost free as the company is not legally bound to pay the dividends। अरे पागल है क्या, ये बात तो बराबर है, ये लॉजिकली ठीक है यार थोड़े लेवल पे, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों, मैं बोलूंगा रीजन आपको। मैं बोलूँ भाई मेरा कंपनी है, मैं तो लीगली बाउंड नहीं है ना डिविडेंड देने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर को, तो बोलेगा एक्चुअल में क्या कॉस्ट आएगा, अरे वो तो डिपेंड करेगा, मेरी इच्छा होगी तो दूंगा, बट भाई अगर तू पे नहीं करेगा तो वो तेरे ऊपर डिपेंड रहने वाले का, वो तेरा शेयर कैपिटल लेके बैठेंगे क्या अगर उनको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। सिंपल सी बात है, आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, मैं आपको कुछ रिटर्न में नहीं दूंगा, तो आप मेरे शेयर्स को ऐसे ही रखोगे, आप बेच दोगे किसी और को। अगर बेच दोगे तो मतलब डिमांड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मार्केट में, डिमांड कम हो जाएगा मार्केट में, कोई लेने को खरीदी करने को तैयार नहीं होगा। क्यों, बिकॉज उनको भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है, ये उनको पता है। अभी अगर कोई लेने को खरीदी करने को तैयार नहीं है, आप बेचने को लिए वैक्यूल हो, मतलब डिमांड तो एकदम कम हो रहा है,
डिमांड कम होगा, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से चले जाना आपने इकोनॉमिक्स में। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था कि सर डिमांड कम होगा तो प्राइस गिरेगा। किसका प्राइस गिरेगा? मेरे शेयर का प्राइस गिरेगा। जितना मेरे शेयर का प्राइस गिरेगा उतना मेरे कंपनी का मार्केट वैल्यू कम हो रहा है। अगर कंपनी का मार्केट में वैल्यू कम हो रहा है, इज्जत कम हो रहा है, तो कंपनी को इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो इसीलिए इवन इफ कंपनी इज नॉट लीगली बाउंड टू पे, बट स्टिल द कंपनी हैज टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर फैक्ट इनटू पिक्चर एंड कंपनी पे करेगा डिविडेंड को, बिकॉज उसको कंपनी का इज्जत बचा के रखना है या मार्केट में, ठीक है ना, नहीं तो कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर विद दिस? दैट्स व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर इवन इफ कंपनी इज नॉट लीगली बाउंड टू पे, स्टिल देयर शुड बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज एक्सपेक्टेशन तो इक्विटी शेयर होल्डर के रहेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बट दिस इज नॉट द ट्रू, shareholders will invest their funds with the expectation of dividends. The market value of equity share depends in the dividends. यही बात कह दी कि जो expect करते हैं। Thus the required rate of return which equates the present value of the expected dividend with the market value of equity share. जैसे हम cost of debt में निकालते थे ना present value future का, उसी का आज का value कितना है, that is nothing but your क्या market price per share। जैसे हम debt में निकाले वैसे ही हम इसमें भी निकालेंगे। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में बी एक्सप्रेस्ड एज अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट मस्ट बी अर्न्ड ऑन द न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल फाइनेंस्ड इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू कीप द अर्निंग्स अवेलेबल टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म अनचेंज्ड। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। क्या क्या फर्स्ट हमने देख लिया, डिविडेंड मेथड, नो ग्रोथ मॉडल। इसमें क्या देखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 बाई नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स में क्या क्या देखा, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इसके बाद में सेकंड चीज हमने पढ़ा कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, गॉर्डन मॉडल, यही चीज देख लिया, D1 बाई P0 प्लस G। ग्रोथ इसमें सिर्फ ऐड करेंगे, ग्रोथ क्या रहेगा वो हम देखेंगे बस 2 मिनट में। रुको, क्या हो रहा है, डोकले नीचे जाना। हाँ चलो, यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चंस दिए, इलस्ट्रेशंस दिए, छोटे छोटे एकदम इजी है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे फटाफट एंड देन आगे बढ़ेंगे। अर्निंग्स मॉडल में बस आपको गो थ्रू करा रहा हूँ। अर्निंग्स मॉडल में D1 के जगह पे सिर्फ EPS लिया एंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, अगेन इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ग्रोथ रेट कैसे निकालना है, इसके लिए 2 मेथड्स हमने लिए थे। एक मेथड लिया था एवरेज मेथड। कैसे एवरेज मेथड आएगा सर, D0 इज इक्वल टू DN रेस टू इंटू 1 प्लस G रेस टू N। ये सिंपल सी बात थी, जो हम जैसे फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं वैसे ही यहाँ पे D0 ग्रोथ निकालेंगे बेस्ड अपॉन द पास्ट ईयर का एक्चुअल फिगर्स। एंड ये हमने जो डिराइव कर लिया था फिगर इन रूट ऑफ व्हाट, D0 बाई DN माइनस 1। ये मैंने पूरा डेरिवेशन आपको बताया डिटेल में। उसके बाद गॉर्डन्स का ग्रोथ मॉडल हमने देख लिया, G इज इक्वल टू B इंटू R। B क्या है, रिटेंशन, R क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ROI इज व्हाट योर R एंड B इज व्हाट रिटेंशन रेशियो। उसके बाद में रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच मैंने आपको बातों बातों में बता दिया था कि जो सर पहले मिल चुका है लास्ट ईयर्स में, प्रीवियस ईयर्स में, जैसे ग्रोथ में निकालते तभी मैंने आपको बताया, तो उस बेसिस पे निकालो कितना रहेगा, दैट इज योर रियलाइज्ड यील्ड। ये क्वेश्चन जो है रियलाइज्ड यील्ड का, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हमने डिस्कस किया कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें हमने बात करी, ये हम डिस्कस करेंगे एजम्पशंस वगैरह, ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। बट ये फॉर्मूला हमने देख लिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। परफेक्ट है। ये रिस्क जो डिपेंड करता है, ये 2 चीजों का होता है, अनसिस्टेमेटिक रिस्क मतलब कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है ना, जो रिस्क रिलेटेड विद कंपनीज परफॉर्मेंस है, ये रिस्क अपना कम हो सकता है और एलिमिनेट हो सकता है बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। बट सिस्टमेटिक रिस्क है जो मैक्रो इकोनॉमिक एंड मार्केट स्पेसिफिक रिस्क है, जो कंपनी ऑपरेट जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करेगा उस इंडस्ट्री का, मार्केट का जो टाइप ऑफ रिस्क है, ये कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। ये एलिमिनेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बाय डाइवर्सिफिकेशन, हेंस इट इज नॉन डाइवर्सिफाइबल। द एग्जांपल्स आर इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे डाइवर्सिफाइबल रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड बाय एन इन्वेस्टर थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, द नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज द रिस्क व्हिच कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। So business should be concerned as per the CAPM method solely with the non-diversifiable risk। ये भी बात कर ली हमने कि बिजनेस को किसके रिगार्डिंग, इन्वेस्टर को किसके रिगार्डिंग फर्क पड़ेगा, उसको फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा क्या, जो डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, मतलब मार्केट स्पेसिफिक रिस्क। एंड दैट्स वाई हम मार्केट स्पेसिफिक रिस्क के लिए कौन सा कंसीडर करेंगे, सिर्फ बीटा कंसीडर करेंगे, विच इज योर सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब क्या, बीटा। और ये जो हमने ग्राफ देखा अभी वही चीज है यहाँ पे, ये ग्राफ में जस्ट जो ये लाइन आता है ना बेटा, इस लाइन को बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर कोई आ जाता है आपको क्वेश्चन सिक्योरिटी मार्केट लाइन के ऊपर, तो ये जो लाइन आया ना आपका, ये लाइन प्लीज अंडरस्टैंड, क्या बोला मैंने, ये जो लाइन आया, एक सेकंड रुको मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन। क्या बोला मैंने, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। परफेक्ट, क्लियर विद दिस, 1 मिनट लिख रहा हूँ मैं, सिक्योरिटी मार्केट
लाइन, SML। क्लियर विद दिस? परफेक्ट। कोई डाउट, कोई शंका, कोई सवाल? तो चलो ये हमने डिस्कस कर लिया, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, SML। यहाँ पे तो फुल फॉर्म भी दिया नहीं इन्होंने, ढोकलों ने, पता नहीं किधर दिया है। चलो जाने दो, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके छोटा छोटा जो पार्ट है ये सब हम डिस्कस तो कर चुके हैं, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट हम गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में, ठीक है। अभी ये क्यों कर रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बिकॉज आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, इसलिए। नहीं तो मैं अभी करने को मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका, डिस्कशन करेंगे, तो उसी के हिसाब से लूंगा। अभी ज्यादा टाइम स्पेंड करके मतलब नहीं बनता है। चलो गाइस, तो हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में, एंड इसको हम फटाफट रिवाइज कर लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ। टेक केयर, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर कुछ क्वेरीज है तो बताना मुझे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।